Let's talk about his stock picking process. सबसे पहले अपॉर्चुनिटी साइज बड़ा होना चाहिए और डिमांड नेचुरली होनी चाहिए। दूसरा वैल्यूएशन अच्छे होने चाहिए। तीसरा आप एक स्मॉल कैप कंपनी खरीदो जो लार्ज कैप बन सकती है। चौथा आप वो खाओ जो आप पीछे से निकाल सकते हो। एंड पांचवा आप वो चीजों में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको समझ में आती है। एज ऑफ टुडे अगर मैं बिग बुल का पोर्टफोलियो लूं तो इट इज अराउंड 57,000 crore एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट द टॉप पोजीशन इज नो मोर टाइटन। सो 40-45 साल पुरानी पोजीशन इज नो लॉन्गर द लीडिंग पोजीशन इन हिज पोर्टफोलियो। इट इज अ कंपनी कॉल्ड। अगर आप आरजे का 32 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, कैगर वाज 46%. आई डोंट थिंक एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड हैज गिवन दैट. Not even Warren Buffett. Not even Warren Buffett. उनका कैगर इज 20% by the way. His net capital employed was just rupees 1 lakh and the rest was always capital borrowed. तो इसमें like isn't it risky? Just after 1992 scam, उन्होंने अपने एक फ्रेंड को बोला कि टाटा स्टील में शेयर्स ले लो. But then this friend on a capital of 12,000 rupees, he made a profit of 20 lakh rupees. 12,000 पे 20 लाख का profit. And when he told this to Rakesh Jhunjhunwala, he wasn't happy at all. He absolutely lost it. उन्होंने बोला कि यार मैंने आपको बोला था स्पेसिफिकली कि ज्यादा रिस्क मत लो। उन्होंने टाइटन का EBITDA मार्जिन प्रेडिक्ट किया था कब बेचना चाहिए कंपनी को एंड ही वाज स्पॉट ऑन। वो EBITDA मार्जिन FY22 में हिट हुआ था। उनका एक बड़ा फेमस एनेक्डोट है कि वो जॉफरीज जाके लोगों को टिप्स कभी-कभी देते थे। तो एक बार किसी लेडी ने उनको पूछा कि मेरे पैसे 4 गुना कैसे बनाओ एक साल में। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको देता हूँ एड्रेस महालक्ष्मी रेस कोर्स का, वहाँ जाके आप ट्राई कर सकते हो। उनको 25 करोड़ चाहिए था घर लेने के लिए, सो उन्होंने ये शेयर्स बेच दिए। तो कुछ साल बाद एक CII कॉन्फ्रेंस में मिस्टर झुंझुनवाला ने बोला CII के चेयरमैन को कि भाई क्रिसिल के शेयर्स बेच के घर लिया, वो शेयर्स नहीं बेचता तो मेरे पास 700-800 करोड़ होते हैं। आज की तारीख में वो 1700-1800 करोड़। अभी उनका जो पोर्टफोलियो है, कौन से स्टॉक्स है उनके पोर्टफोलियो में? सो वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। Thank you so much for coming here and it's a pleasure to talk to both of you. I read your book, The Big Bull of Dalal Street, and मैं नील को भी मैसेज किया था by the way, Aditya, I don't know if you know this. So I started this at 6:30 AM in the morning and एक या दो ब्रेक्स लिए होंगे मैंने, and मैंने 12 noon को नील को मैसेज किया कि I just finished this book right now and it is so simple. मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था कि इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो मुझे समझ नहीं आई। मतलब I didn't have to talk to someone, I didn't have to refer the dictionary. So firstly, like commendable job in writing a very simple book on Rakesh Jhunjhunwala, who is like one of the legendary investors. थैंक यू Thank कुशल। you so much, Kushal. इनफैक्ट कुशल, ये हमारा मोटिव ऐसा था कि ये बुक का जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है रीडर्स का, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स नहीं होने चाहिए। ये वो सब लोग होने चाहिए जो एस्पिरेशनल है लाइफ में, जो लोग बोल रहे हैं कि उन्हें करोड़पति बनना है मार्केट से। उन्हें हमें ये एग्जाम्पल दिखाना था कि ये एक पर्सनैलिटी है, एक महान पर्सनैलिटी है जिन्होंने ये करके दिखाया। सो आप सब ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये भाषा को एकदम सरल और एकदम सिंपल रखा ताकि सब लोग समझ पाए एंड सब लोग उनका माइंड एक मैप कर पाए खुद के पास कि उन्होंने क्या किया और कैसे किया और क्यों किया। राइट, एंड आई थिंक अभी तक ऐसी कोई किताब नहीं थी ऑन आरजेस माइंड, आई गेस ऐसे कोई भी नहीं होगी ना। एक छोटी सी थी किसी ने लिखी थी, लेकिन वो काफी साल पहले थी तो अपडेटेड नहीं थी। गॉट इट, फेयर। तो चलो, लाइक आई थिंक ये पॉडकास्ट पूरा इस पे रखते हैं ऑन लाइफ ऑफ राकेश झुनझुनवाला एंड लेट्स अंडरस्टैंड हिज माइंडसेट बिकॉज यू गाइस हैव स्टडीड हिम थॉरोली बिकॉज यू हैव रिटन द बुक व्हिच इज अ नेशनल बेस्टसेलर एज वेल। तो इनकी पहले स्टोरी के बारे में भी जानते हैं थोड़ा। सो हाउ डिड राकेश झुनझुनवाला एंटर द स्टॉक मार्केट्स एंड इनिशियल कैपिटल क्या था, शुरुआत कैसे हुई, क्या इनिशियल स्ट्रगल्स फेस किए उन्होंने? जी, तो उनके फादर जो थे वो एक IRS ऑफिसर थे, मतलब टैक्स ऑफिसर थे, हैदराबाद में पोस्टेड थे और फिर इवेंचुअली बॉम्बे शिफ्ट हुए। और राकेश ने भी CA पढ़ा और बेसिकली उनके फादर के साथ ये कॉन्वर्सेशन था कि CA इज द बैकअप, मतलब स्टॉक मार्केट चला नहीं तो कम से कम प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। लेकिन उनका कभी इरादा नहीं था कि वो CA का प्रैक्टिस करे, उनका स्टॉक मार्केट में जाना यही मेन ऑब्जेक्टिव था। तो लेकिन ऑफ कोर्स उनके फादर ने उनके कोई हेल्प ऐसी मतलब पैसों में नहीं की कि ये कैपिटल लो और मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने रोका भी नहीं, लेकिन जो कैपिटल आया वो उनके भाई से आ गया, जो CA थे ऑल्सो, और उनके क्लाइंट से आए, और वो भी लोन, मतलब राकेश झुनझुनवाला ने लोन उठाए फ्रॉम द ब्रदर्स क्लाइंट्स at very high rates of interest. You can imagine उस टाइम मतलब late 80s 90s में क्या होंगे। That was his entry.
गॉट इट। एंड इसमें उनको फिर इनिशियल टेस्ट ऑफ सक्सेस कब मिला था, एंड व्हेन डिड ही डिसाइड कि ओके अभी तो स्टॉक मार्केट्स में ही मुझे करियर बनाना है? हाँ, तो सबसे पहले टाटा पावर के शेयर्स में उनका एक बड़ा विक्ट्री था। उसके बाद देयर वाज द मधु दंडवटे बजट। तो उस बजट में मैक्सिमम बेरिशनेस था मार्केट में। राकेश टुक अ कॉन्ट्रेरियन कॉल। बाद में उन्होंने ऐसा बताया कि मुझे पता था कि फाइनेंस मिनिस्टर ठाकुर थे, ज़्यादा मार्केट अनफ्रेंडली बजट नहीं करेंगे, मैं बुलिश था। तो उन्होंने उस पर बड़ी बेट लगाई और कहते हैं कि मतलब वो उतना मतलब 25 करोड़ कमाने के बाद उस बजट में उन्होंने पहली बार एसी खरीदा घर के लिए, जो उनकी वाइफ मतलब काफी सालों से चाह रही थी। तो उनकी लाइक शादी हो गई थी एंड इसके बाद ये हुआ हाँ, था? शादी के बाद। ओके। एंड व्हाट वाज एग्जैक्टली हिज story with his wife, in the sense like how did he meet her, like did you guys study about that aspect as well, like cover किया था? हाँ, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कुशल, क्योंकि रेखा झुंझुनवाला जो आरजे सर की वाइफ है, उन्होंने इंटरेस्टिंगली ये भी कहा है कि जो रिश्ता था बिग बुल का, वो उनकी बहन के लिए था। बट वो मैच मेकर ने बोला कि आप पहले जाके मिल लीजिए। सो उन्होंने भी आर्टिकल में वही लिखा है कि उन्होंने जाके मुलाकात की आरजे के साथ, एंड लाइक दिस द रेस्ट इज हिस्ट्री। सो जैसे नील भाई अभी जस्ट कह रहे थे, यू नो द मैरिज वाज, उनका जो मैरिड लाइफ था वो बहुत अच्छा था। इनफैक्ट अगर आप उनके कंपनी का नाम भी देखोगे, रेयर एंटरप्राइजेस, उनके इनिशियल से बना हुआ है, राकेश एंड रेखा, सो रेयर। उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा था कि उन्हें रेयर को एक परपेचुअल कंपनी में बनाना है। एंड जैसा नील भाई ने बोला, शादी के बाद रेखा जी को थोड़ा एडजस्ट करने में डिफिकल्टी हुई, बट उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं, बिकॉज वो बहुत एक रिच फैमिली से, शी बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली। तो उनके पास खुद की गाड़ी थी, बट फिर भी वो बस में ट्रैवल करती थी जस्ट फॉर आरजे। तो इनफैक्ट आरजे ने एक इंटरव्यू में ये भी बोला है कि आफ्टर हिज पेरेंट्स, रेखा जी ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है विद परसिवरेंस। एंड स्टॉक मार्केट की जिंदगी तो ऊपर नीचे होती है कुशल, राइट? तो उन्होंने यही बोला है कि शी वॉज अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर हिम। एंड उनके फ्रेंड्स भी यही बोलते हैं कि कुछ भी कॉन्वर्जेशन में हमेशा वो अपने पेरेंट्स, बच्चों और वाइफ का ही नाम लेते थे, है ना? तो इनफैक्ट एक फनी स्टोरी ऐसी भी है कि आरजे सर के जो फादर इन लॉ है, उनको ये अजम्पशन था कि आरजे के जो फादर है, उनके एक फैक्ट्री थी, सो आरजे वहां पे काम करेंगे आफ्टर द मैरिज। बट आरजे ने सीधा उनके फादर इन लॉ को कॉल किया और बोला कि मैं फैक्ट्री में काम नहीं करने वाला है, आप नहीं करने वाला हूँ, आप एंगेजमेंट लगे तो तुड़वा दीजिए, मैं तो स्टॉक मार्केट में ही जाऊंगा। बट देन रेखा जी ने फोन किया और बोला कि ये सब छोड़ो, आई एम गोइंग टू गेट एंगेज्ड विथ यू ओनली, है ना? एंड शादी के बाद भी ऑफ कोर्स रेखा जी की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि एसी चाहिए उनके बेडरूम में, जो वो बजट के विन के बाद उन्होंने करके दिया। बट सिर्फ अपने वाइफ के लिए नहीं, अपने ब्रदर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी उन्होंने एक एसी खरीदा। एंड रेखा जी के लिए वो पोम्स भी लिखते थे, एंड उनको एक गाने के साथ भी चिढ़ाते थे। मोहम्मद रफ़ी जी का एक गाना था, रेखा और रेखा जब से तुम्हें देखा। सो बहुत सारी ऐसी अच्छी कहानियां हैं। सो आरजे को हम बिग बुल के नाम से जरूर जानते हैं, बट वो रोमांटिक भी जरूर थे। वाओ, ये सब तो पता ही नहीं था, ये सब तो आइडिया ही नहीं था। एंड आप कह रहे हो कि जैसे ही बेसिकली मैरिड रेखा एंड एसी भी नहीं था उनके घर पे, सो वाज इट द केस कि बिफोर मैरिज आल्सो लाइक ही वाज गोइंग थ्रू सम स्ट्रगल्स, या उनकी एकदम लाइफ ऐसी थी जहाँ पर उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं था एसी खरीदने का भी एटसेट्रा? वाज इट लाइक अ वेरी स्ट्रगलिंग जर्नी फॉर हिम इन द स्टार्ट? नहीं, आई थिंक इट वाज हिज फ्रुगैलिटी। मतलब तब तक वो ऑलरेडी टाटा पावर में पैसे कमा चुके थे। फिर उसके बाद सेसा गोवा में उनकी बड़ी विक्ट्री हुई। लेकिन शायद वो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इनकम ये सर्टन नहीं होता, हर महीने आपको नहीं मिल रहा है, आपको विंस के ऊपर ही मिल रहा है। इनफैक्ट कुशल, जब हम लोग ये किताब लिख रहे थे, हम उनके फेवरेट बार जॉफरीज में गए थे, जो कि मरीन ड्राइव पे है। तो हमने वहाँ पे ऐसे जनरली पूछा कि यहाँ पे आपको टिपिकल टिप क्या मिलती है ना, फॉर गुड सर्विस। वेटर को पूछा उनकी फेवरेट स्पॉट में हम लोग बैठे थे। तो वेटर ने बोला कि यहाँ पे मुझे 2,500 रुपये मिलता है एवरेज, द बेस्ट टिप दैट आई गेट, है ना? एंड लोएस्ट टिप मुझे 1,000 रुपये मिलता है। तो हमने बोला कि आरजे सर कितना देते थे? तो उन्होंने बोला 600 से 1,000 रुपये। सो भले ही वो बिलियनर थे, मल्टी बिलियनर थे, बट जैसे कि नील ने कहा, वो हर जगह फ्रूगल थे। ही वॉज अ वैल्यू इन्वेस्टर एवरीवेयर। गॉट इट।
ऐसे कोई और एग्जांपल्स है उनके फ्रूगैलिटी के कि मतलब हाँ ये नहीं करना है या तो मतलब मेरी ये लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए एटसेट्रा? फ्रुगैलिटी नहीं एग्जैक्टली लेकिन वो बहुत वेल ट्रैवल्ड नहीं थे। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है उनके लाइफ में। इनफैक्ट शंकर शर्मा ने मुझे ये चीज बताई कि कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे जो हर चीज घूमना चाहते, जानना चाहते, वर्ल्ड मार्केट्स स्टडी करना चाहते, लेकिन आरजे इवन इंडिया में ज्यादा घूमे नहीं। कुछ कुछ गिन चुन के उन्होंने पार्टीज करी मॉरिशस वगैरह, लेकिन ही वाज नॉट दैट इंटरेस्टेड इन, मुंबई में ही रहे और खुश थे। But isn't it contrarian in a way that I've heard कि जो investors होते हैं they travel to the promoters, like to the companies, उनके factories, उनके vendors, उनके outlets, they talk to their customers etc. So मुंबई में बैठ के इतना कैसे study कर सकते हैं कि you like make so much money in stock markets? That is part of his genius, and partly he had a team also. मतलब बाद में he had a small team. He eventually hired Utpal Seth, who's a genius in his own right. So maybe his subordinates would have gone, but हाँ, उनके life में it was mostly Mumbai. Got it. And you mentioned about the parties, Mauritius and all. तो उनके parties के बारे में बताओगे, like in the sense how he used to celebrate and कौन से occasions में parties होते हैं? मैं देख रहा था कि he also celebrated his 60th birthday in a very fancy manner etc. So हाँ. क्या करते थे? हाँ, तो 50th birthday Mauritius वाला था 2010 का, where he flew people to Mauritius and even some 10 chefs he flew and काफी तामझाम से celebrate किया. But for him personally 2002 में जब he had done a party just for his parents, that was kind of a landmark. He had, if I remember correctly, booked a suite in the Taj, and his dad was like, मतलब क्यों इतना सब कर रहे हो, जरूरत नहीं. But I mean, for him, that was much more landmark early on in his career than the later on parties. तो 2010 में वो वाला था, Mauritius वाला. 2021 में, 20 में pandemic के time, he did a virtual party kind of thing, birthday पे. That was the Godfather theme, and that invitation said that invitation you cannot refuse वाला उसका statement था. अच्छा, मतलब कैसा इनविटेशन बनाया था? गॉडफादर के थीम में ना कि ऑफर यू कांट रिफ्यूज, उसके ऊपर वो ट्विस्ट था. देन द ईयर आफ्टर दैट, देन ही बाय देन हैड बिकम ओल्ड एंड नॉट वेरी वेल. तो उसके बाद की एक पार्टी व्हीलचेयर में, और वो एक वीडियो काफी वायरल हो गया, वेर इज डांसिंग इन द व्हीलचेयर, वो कजरा रे गाने पे. हाँ, कजरा रे. एंड जो आखिरी वाली थी, इनफैक्ट जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर ही पास्ड अवे, वाज in his hospital room, in his hospital bed. They had decorated everything. Got it. And like he always mentioned that relationships are the most important to him, right? Like relationships पे बहुत focus करते थे. तो ऐसा क्यों था, और कुछ examples थे उनके like कि कैसे वो relationships maintain करते थे and all? So कुशल, I think अच्छा ट्रेडर या अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको काफ़ी इमोशनलेस बनना पड़ता है, क्योंकि आपको अपनी पोजीशन भी काटनी पड़ती है जब स्टॉप लॉस आता है, और आपको अपनी फंडामेंटल पोजीशन भी काटनी पड़ती है अगर थीसिस विंडो के बाहर चले जाता है. सो आरजे सर जो थे, ही वॉज अ मैन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस. वो ट्रेडर भी थे, इन्वेस्टर भी थे, और साथ में बहुत एक इमोशनल इंसान भी थे, जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से देखा है. जो ये पार्टीज थ्रो करते थे, जो अपने पेरेंट्स को अच्छे से ट्रीट करते थे. सो फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू से कि आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, तो आरजे यूज्ड टू से ऐसा नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, है ना. अपनी बीवी के लिए पोम्स लिखना, सेलिब्रेट करना. तो यस, उन्होंने रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया. और इनफैक्ट एक स्टोरी ऐसी भी है कि जयदेव मोदी, जो कि डेल्टा कॉर्प के प्रमोटर हैं, वो उन्हें हॉस्पिटल में मिलने नहीं आए. सो ऐसा कहते हैं कि इट वॉज वन ऑफ द रीजन्स विच प्रॉम्प्टेड हिम टू सेल दैट स्टॉक. तो ऑब्वियसली इट इज नॉट द होल स्टोरी, बट कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि डेल्टा कॉर्प एक ऑन लैंड कैसीनो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा था, जो उनको नहीं मिला काफी टाइम से. सो कंबाइंड, सो दिस वाज जस्ट फ्यूल टू द फायर. सो मार्च 2022 में 7.5% की उनकी पोजीशन थी डेल्टा कॉर्प में, जो उन्होंने काट के पूरी 1% के नीचे कर दी इन जून क्वार्टर इन ट्रांचेस. सो डेफिनेटली yes, he was a very emotional man, and it did play a lot of role in some decisions that he took. Right. And even I think after achieving all the success, he'd always be like he'd want to stay with his parents, and he'll always make sure that family is a big priority to him versus anything. Like work would come second, family would come first, right? And आप ये देख लीजिए ना कुशल, मतलब personally I feel I really miss RJ's presence these days, क्योंकि मार्केट
जो भी टूटा है ऊपर से 15-16%, हम लोग आरजे को नहीं देख रहे रोज टीवी पे आके ये चिल्ला के कि इंडिया का ही टाइम है, इंडिया पे लगा दो, कुछ नहीं होगा, फंडामेंटल सब अच्छे हैं, राइट? सो वो जो उसी से पता चलता है दैट ही वाज वेरी मच अटैच्ड, ही वाज अ वेरी इमोशनल मैन। मतलब हमारे बुक के रिसर्च के वक्त हमें ये भी पता चला कुछ उनके दोस्तों से कि अगर वो जाके कुछ छोटा सा भी नेगेटिव व्यू बोलते थे स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो वो उनको कॉल करके बोलते थे कि यार तुम क्या नेगेटिव बता रहे हो मार्केट के बारे में, पॉजिटिव बताओ ना, है ना? भले ही शॉर्ट टर्म नेगेटिव कुछ होगा, बट स्टिल ही वाज वेरी इमोशनल अबाउट इट। सो अबाउट द मार्केट्स, अबाउट हिज लाइफ, अबाउट हिज फैमिली, ही वाज एक्सट्रीमली इमोशनल। And tell me one thing, like, what was the main reason, or maybe what was the trigger point that he was always bullish on India, no matter if India is going through a crisis or no matter whatever is happening, or Black Swan event has come up, but he was always bullish on India. सो कैसा होता है ना कुशल, लाइफ में आपके कुछ इवेंट्स होते हैं जिसके बाद आपको एक टर्म मिल जाता है, ठीक है, एंड यू बेसिकली हैव टू लिव अप टू दैट टर्म। सो आरजी के लिए वो टाइम था 2004 से लेके 2008 आई बिलीव, जब सेंसेक्स क्वाड्रपल हुआ। सो 5,000 का 20,000 हुआ। एंड सो द बिग बुल ने बेसिकली क्या किया कि टेक स्टॉक्स में ना ही पैसा कमाया ना ही गवाया। तो हमेशा लोग उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि लोग पैसा छाप रहे थे टेक स्टॉक्स में, उन्होंने नहीं छापा। बट देन जब 2000 आया और टेक स्टॉक की रैली पूरी अंडरग्राउंड चली गई, तब उन्होंने पैसा गवाया भी नहीं। सो इनफैक्ट 2004 में उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा है जो ये बोलता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है ये एक कस्प है इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के ऊपर। वो आर्टिकल हमने निकाला था आर्काइव से, बहुत मुश्किल से मैंने नहीं अपना जितना। तो उसमें उन्होंने ना एक 6 पेज का आर्टिकल लिखा और इतना ब्यूटीफुल आर्टिकल है कुशल वो, मतलब फॉर दैट टाइम उन्होंने पी रेशो की बात की है, उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की है, उन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की है, उन्होंने हमारे मार्केट्स को ग्लोबल मार्केट्स के साथ कंपेयर किया और ये सब बताया कि इंडिया बहुत अच्छा करेगा आगे जाके। सो उन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी वैसे स्ट्रक्चर किया। सो ही ऑलवेज पुट हिज मनी वेयर वट एवर ही स्पोक, ठीक है, ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट दैट। तो उन्होंने जो 2003-4 में लेवर करके बुलिश पोजीशंस बनाई, वो उनके लिए बहुत अच्छा था, मतलब ही मेड टन्स ऑफ मनी इन दैट, है ना? सो एक बार उन्होंने देखा कि मार्केट की पावर क्या है, इंडियन मार्केट की पावर क्या है, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं ये चीज सबको प्रोपेगेट करता हूँ कि आप हमेशा बुलिश रहो, आप इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करो, आप कभी बेरिश मत सोचो, है ना? बुरा वक्त तो हर जगह आता है, अभी वो इंसान हो या मार्केट हो, राइट? तो आई फील उन्होंने जो वो 4 साल का कंपाउंडिंग देखा मार्केट में, उसके बाद वो एक परपेचुअल बुल बन गए मार्केट में। इसलिए हमेशा थोड़ा सा भी मार्केट डाउन होता था तो आके यही बोलते थे कि इंडिया और अच्छा करेगा। ऑब्वियसली ये वीडियो में हम लोग और आगे बात करेंगे उनके स्टॉक पिकिंग एबिलिटी के बारे में, बट देन मतलब ऐसा हम लोग मार्केट में कभी कहते नहीं है, बट देन हिज प्रेडिक्शंस और हिज फोरसाइट और हिज आउटलुक फ्यूचर प्रेडिक्शंस यूज्ड टू बी बैंग ऑन। मतलब उन्होंने टाइटन का EBITDA मार्जिन प्रेडिक्ट किया था कब बेचना चाहिए कंपनी को, एंड ही वाज स्पॉट ऑन। वो EBITDA मार्जिन FY22 में हिट हुआ था। Oh wow. तो वो वैसा उनका फोरसाइट था। मैं थोड़ा ही ऐड करूंगा कि ऐसा नहीं था कि वो हमेशा बुलिश थे इंडिया के ऊपर। अगर हम फॉर एग्जांपल हर्षद मेहता के टाइम की बात करें तो इनिशियली वो बुलिश थे, थोड़ा बहुत उन्होंने वो वेव राइड की, लेकिन वो बाद में शॉर्ट करने लगे। फिर आते टेक स्टॉक्स के बारे में जो आदित्य ने अभी बोला कि उन्होंने वो रैली मतलब सिट आउट कर दी, वो राइड ही नहीं की, उन्होंने समझता ही नहीं था टेक स्टॉक्स। और बाद में भी न्यू एज कंपनीज के बारे में काफ़ी इनके वीडियोस आ गए कि वो कहते थे कि मुझे प्रॉफिट्स दिखाओ, मुझे बस ये कैश फ्लो नहीं चाहिए, सॉरी रेवेन्यू नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं था कि हमेशा से वो बुलिश ही थे, लेकिन ये काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट आ गया 2002 में व्हेन सडनली वो बुलिश बन गया और वो आर्टिकल में लिखा ईटी में, सो दैट वाज द big turning point. Got it. So you mentioned about the Harshad Mehta time as well. In your book, I read that RJ and Harshad Mehta are arch enemies. तो क्या relationship था उन दोनों के बीच में and why do you think it was that? वो थोड़ा exaggerate किया गया है पॉपुलर कल्चर में, क्योंकि उस टाइम में RJ इतने बड़े थे ही नहीं। मतलब I spoke to some economic time journalists who were active, who were covering the Harshad Mehta scam, and उनके होराइजन में आरजे था ही नहीं। मतलब he was a relatively small player at that point. So enemy in the sense कि उन्होंने शॉर्ट किया जब हर्षद मेहता पंप अप कर रहा था, बट ऐसा नहीं था कि कुछ पर्सनल खुन्नस थी, ऐसा कुछ। खुन्नस तो नहीं,
Should I not say? That was a very good one. That was a good one. But tell me one thing. So RJ and Harshad Mehta, like any idea in terms of their interactions, or कभी ऐसा हुआ है कि हर्षद मेहता की वजह से RJ lost money or something of that sort? So obviously, initially, in fact, it is very well documented and actively refuted as well. So we don't know the true story, but then ऐसा बोलते हैं कि at the peak of the bull cycle of Harshad Mehta, Rakesh Jhunjhunwala was just about to lose everything. है ना, थोड़ा और एक हफ्ता या कुछ और दिन शॉर्ट कर मतलब और लॉन्ग करता हो मार्केट तो मे बी ही वुड हैव बीन गॉटन बैंकरप्ट. बट अगेन दिस इज रेफ्यूटेड बाय उत्पल सेठ एंड मिस्टर दमानी कि ऐसा कुछ नहीं है. आई मीन द सिचुएशन वाज सीवियर बट देन राकेश झुंझुनवाला ऑलवेज हैड हिज फाइनेंस चेक्स इन प्लेस. अब कैसा है कि वी डोंट एग्जैक्टली नो कि उनके क्या इंटरेक्शंस थे ऑन द सीन्स और ऑफ द सीन्स, बट देन देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन दैट मिस्टर मेहता had with a reporter about Mr. Jhunjhunwala. So लोग हमेशा बोलते थे कि Mr. Jhunjhunwala is a very good trader and a very good investor. तो मिस्टर मेहता ने भी यही बोला कि दुनिया में ऐसे बहुत ही कम इन्वेस्टर है जो बहुत अच्छे ट्रेडर भी है, बहुत अच्छे इन्वेस्टर भी है. तो मिस्टर मेहता ने ये बोला कि 99% जो ट्रेडर्स जो इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं फ्रॉम दैट पाई 99% लोग लूज मनी, बट देन मिस्टर राकेश झुंझुनवाला वाज दैट 1%. है ना, तो उन्होंने एक रिपोर्टर के साथ ये कहा कि उनको ये बात का बहुत मतलब ही इज वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट क्योंकि मिस्टर झुंझुनवाला हैज डिड इट ऑन अ वेरी बिग स्केल. सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टिडबिट दैट हैज कम आउट. Got it. उसके अलावा तो ऐसे कुछ आई डोंट थिंक देयर वाज अ बैक एंड फोर्थ. Got it. Interesting. And ऐसा था क्या लाइक लेट्स से जो स्कैम 1992 का जो वेब सीरीज भी था सोनी लिव पे, तो उस पे वहां पे मतलब 3 लोग जो थे, सो कार्टेल जो था बेयर कार्टेल, मनु मानिक एंड 2 और लोग थे. तो वाज द पर्सन वन ऑफ द पर्सन राकेश झुंझुनवाला ओनली इन दैट? Supposedly yes. Most likely yes. एंड दैट वाज द बेयर कार्टेल एट दैट टाइम. मतलब वो बेसिकली शॉर्ट करते थे. Correct. एंड देन दे टर्न्ड आउट इनटू बुल, और बेसिकली दे transitioned after the scam was over, is it? So after that particular event where maybe they were supposedly going to lose it all, मतलब जब सब कुछ खोने वाले थे वो, तो एक टर्निंग पॉइंट था उनके लाइफ में. उन्होंने सोचा कि यार ये सब झोल झापाटे में कहाँ पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं. हाँ, तो वो एक टर्निंग पॉइंट आया वहाँ पे मार्केट में. वो वेब सीरीज एंड भी होती है जहाँ पर वो बोलते हैं ना कि अभी तो बुल बनने का टाइम आ गया. Correct. So I think that was, मतलब I don't know, but that was supposedly like RJ only. Yes, actually आरजे सर ने ये बोला है कि अगर आपको स्टॉक्स में पैसा बनाना है तो आपको बुल बनना पड़ेगा. बिग बुल नहीं नेसेसरीली, बट बुल फॉर श्योर. ओह अच्छा, ओके. फिर भी लेकिन गैप थी. मतलब हर्षद मेहता बुल मार्केट पीक वाज 1992 एंड राकेश झुंझुनवाला टर्न्ड वेरी बुलिश इन 2002. तो 10 साल इतने वो ज्यादा एक्टिव नहीं थे. जैसे मैंने कहा .com बूम में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे. मुझे लगता है नील, मतलब इन दैट 10 years also मे बी सबसे पहले जब टेक स्टॉक्स में लोगों ने पैसा बनाया, सो ही वाज बीइंग मॉक्ड एट. फिर जब लोगों ने पैसा गवाया, देन ही अंडरस्टूड कि चलो जो मैं कर रहा हूँ वही सही है. सो मे बी 2003 के आसपास देन उन्होंने सोचा कि यार चलो जो भी है मैं डालता हूँ मार्केट में अभी लेवर करके फिर से, बिकॉज आई वाज राइट. मतलब फंडामेंटल इन्वेस्टिंग ही करके मैं इन्वेस्ट करूंगा. Got it. So can you just tell me कि कौन से ईयर्स में उन्होंने पैसा कमाया और कौन से ईयर्स में उन्होंने या तो पैसा लूज किया या तो उन्होंने पैसा कमाया ही नहीं? सो एक्चुअल में अगर हम उनका पोर्टफोलियो देखें, फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ हिज पासिंग, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेड पोर्टफोलियो है वो रिसेंट ईयर्स में ही है एग्रीगेट किया गया है. क्योंकि रूल है कि इफ यू हैव मोर देन 1% इन द कंपनी, फिर वो आपका नाम वहां पे आता है और फिर वेबसाइट्स डेटा कलेक्ट करती है. तो जो सीरियस वेल्थ बनी उनकी उन स्टॉक से बनी जो उन्होंने 2002 के आसपास बाय किए. टाइटन, लुपिन, क्रिसिल. टाइटन का और एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि एक्चुअली वो 1990 से ही थे उसमें, लेकिन बड़ी पोजीशन नहीं थी. बट इट शोज हिज पेशेंस कि 10 साल वो थे उसमें, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा बना नहीं प्रॉफिट. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, उनके कुछ विंस थे अर्ली ऑन, जैसे टाटा पावर, जैसा गोवा, मधु दंडवते बजट. एंड हर्षद मेहता में मतलब शॉर्ट करने के बाद राइट टाइम पे वो मार्केट कोलैप्स हो गया. तो ठीक है, वो सारे विंस थे. फिर काइंड ऑफ 10 साल इनएक्टिविटी थी, मतलब सिटिंग आउट ऑफ द .com बबल. और फिर 2002 के बाद
वापस he went on a roar. India mein, I've also heard that all the people who have made like money in stock markets have made in the 2004 to 2008 rally जो हुआ था, like when the Sensex quadrupled as you mentioned. So तभी like I've heard like all the, even like today, who are the MDs and CEOs of like let's say AMCs or who are fund managers, all of them have made like a lot of money in 2004 to 8 wala rally. Is that like the correct understanding also? If you think of the genesis of today's legendary fund managers, most of these funds date back to roughly that period. So Prashant Jain takes over at HDFC Mutual Fund in the late 1990s, early 2000s. नरेन का 2004 से ICICI में हिस्ट्री है, और इन सब फंड में मतलब जो 20 ईयर रिटर्न है, 30 ईयर रिटर्न है, वो 18% CAGR मतलब उस लेवल के है. तो in a sense you're right. Got it. Cool. Let's also just take a step back and let's go back to his days when he was trying to set up his own office space and all. So how was his dad's reaction when he was asking capital from his dad? मैंने पढ़ा कि he went to his dad to ask capital कि he wanted to set up an office space. So how did his dad react and what happened after that? So legend is कि he began life with 5,000 rupees of capital. अभी मुझे लगता है ये थोड़ा exaggeration है, क्योंकि कोई भी आदमी 5,000 रुपए से बना नहीं सकता हजारों करोड़ रुपए. फैक्ट इज कि उनको उनके ब्रदर से हेल्प मिली और ब्रदर के क्लाइंट्स से हेल्प मिली. उन्होंने बोरो किया, जैसे मैंने कहा था. फादर से उन्होंने बार बार कहा है कि फादर से हेल्प नहीं मिली. फादर सेड कि यू हैव माय ब्लेसिंग्स बट नॉट मनी. सो उनको वो हमेशा बोलते थे कि आपके पूर्वजों ने आपके लिए कुछ छोड़ा नहीं है ना, तो आई कांट पास ऑन एनीथिंग टू यू. एंड इनफैक्ट ही टुक ऑन अ लॉट ऑफ मनी एट हाई इंटरेस्ट. एंड उनमें से एक पर्टिकुलर लेंडर का नाम था मिस्टर मेंडोजा, राइट? सो मिस्टर जुनवाला सेज करो, तो कुछ कोलेटरल भी नहीं लिया लो उनके अगेंस्ट, बस बोला कि आप ले लो. एंड कितने इंटरेस्ट रेट, लाइक अनरीजनेबल रेट इंटरेस्ट? हाई टीन्स में थे, 18%. हाँ, 18. अच्छा, ओह माय गॉड. बट वाजंट दैट रिस्की आल्सो, इतना लेवरेज लेके इन्वेस्ट करना? बस इतना कैविएट है कि उस टाइम इंटरेस्ट रेट्स भी हायर थे, तो अब वो ज्यादा लगता है. बट ही हैज ऑलवेज मेड मनी बाय लेवरेज, राइट? मतलब उन्होंने बोरो करके ही पैसा कमाया, राइट? हाँ. सो उन्होंने ऐसा भी बोला था कि हिज नेट कैपिटल एम्प्लॉयड वाज जस्ट ₹1 लाख एंड द रेस्ट वाज ऑलवेज कैपिटल बोरोड. हाँ, तो इसमें लाइक इजंट इट रिस्की? या तो कैसे वो रिस्क मैनेज कैसे करते थे? तो ये इनका काइंड ऑफ मेंटल मॉडल था. एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि वो ट्रेडिंग भी साइमल्टेनियसली कर रहे थे और इन्वेस्टिंग भी साइमल्टेनियसली कर रहे थे. और ये बहुत ही रेयर है, क्योंकि आप यहाँ पे लॉस करो तो आप वहाँ पे कवर अप करना चाहते हो, तो दोनों एक साथ करना बहुत ही मुश्किल. लेकिन वो कर पा रहे थे. ऑब्वियसली most people should not try this at all, but out of every 10,000 I guess 1 person succeeds. And did he make most of the money from trading or investing? It's a question of time. तो starting में he had to trade and make money from leverage trading. ये तो obvious है. लेकिन अगर हम 2002 के बाद की बात करें तो progressively he had to be an investor. मतलब जब आपका portfolio size ही इतना बड़ा होता है तब you can't really be taking huge positions. सो कुशल, यहाँ पे इंटरेस्टिंगली भले ही वो खुद बहुत ज़्यादा लेवरेज लेते थे, बट देन अगेन उनके फ्रेंड से आप बात करोगे तो वो बोलते थे कि यार जब भी वो हमको कुछ आइडिया बताते थे, सो हमेशा बोलते थे कि ज़्यादा मतलब इसमें ये मत करो, डोंट ओवर रीच, ज़्यादा रिस्क मत लो. तो एक स्टोरी ऐसी है कि जस्ट आफ्टर 1992 स्कैम उन्होंने अपने एक फ्रेंड को बोला कि आई थिंक टाटा स्टील में शेयर्स ले लो. ये टाटा मतलब सम टाटा कंपनी टू आई फॉरगेट. तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा रिस्क मत लो. बट देन दिस फ्रेंड ऑन अ कैपिटल ऑफ 12,000 रुपीज ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20 लाख रुपीज. 12,000 पे 20 लाख का प्रॉफिट बनाया उन्होंने जी. एंड व्हेन ही टोल्ड दिस टू राकेश झुनझुनवाला, ही वाजंट हैप्पी एट ऑल. ही एब्सोल्युटली लॉस्ट इट. उन्होंने बोला कि यार मैंने आपको बोला था स्पेसिफिकली कि ज़्यादा रिस्क मत लो, है ना. सो दिस एपिसोड ऑल्सो टेल्स यू कि भले ही वो अपने लिए कुछ करते होंगे, बट दूसरों के लिए यू यूज्ड टू ऑलवेज टेल देम कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स फॉलो करो. इनफैक्ट टीवी पर भी जब वो आते थे तो बोलते थे कि आप 60% म्यूचुअल फंड्स में डालो और 40% खुद इक्विटी कर सकते हो तो करो, नहीं तो अच्छे फंड मैनेजर के साथ SIP कर लो.
So that is itself shows his mentality कि भाई खुद he is taking the highest degree of risk, but then दूसरों के लिए he is giving the safest or the most conventional form of investment, which is mutual funds or SIPs. है ना? तो again a man of contradictions, खुद के लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और. उनका एक बड़ा फेमस एनेक्डोट है कि वो जॉफरीज जाके लोगों को टिप्स कभी-कभी देते थे रैंडमली. तो एक बार किसी लेडी ने उनको पूछा कि मेरे पैसे 4 गुना कैसे बनाओ एक साल में. तो उन्होंने कहा कि मैं आपको देता हूँ एड्रेस महालक्ष्मी रेस कोर्स का, वहां जाके आप ट्राई कर सकते हो. स्टॉक मार्केट में बहुत फनी है वो, तो हमेशा हंसी आती है. और इसमें मैंने ऐसा भी सुना है कि वो जैसे आपने बोला तो वो उनके फ्रेंड्स को काफी हेल्प करते थे. मतलब ही वाज अ मैन हु ऑलवेज यूज्ड टू लाइक हेल्प आउट हिज फ्रेंड्स. एंड मतलब अगर कोई स्टॉक उनको पता है कि हाँ मतलब ही वाज वेरी बुलिश ऑन दैट स्टॉक, ही विल शेयर इट विद ऑल द फ्रेंड्स एंड ही वुड बी हैप्पी इफ पीपल अराउंड हिम आर आल्सो ग्रोइंग, राइट? बहुत खुश होते थे वो. इनफैक्ट काफी लोग को वो ऐसे स्टॉक आइडियाज बताते थे, राइट फ्रॉम जॉफरीज टू हिज ओन फ्रेंड सर्कल. एंड सिर्फ उसी पे नहीं रुके वो कुशल, उन्होंने काफ़ी लोगों का कर्जा उतारने में उनकी मदद की, लोगों को सेटअप करने में मदद की. हमारे बुक लॉन्च में नीलेश शाह जी आए थे तो उन्होंने ये भी हमें बहुत कुछ बताया कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स में डोनेशन दिए हैं सीए स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली. आप खुद सीए हो, सो दैट उनको सब्सिडाइज कॉस्ट में एजुकेशन मिले या किताबें मिले या खाना मिले. और ये सब उन्होंने बिहाइंड द सीन्स किया कुशल, किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा वे में उन्होंने किया एंड बहुत बड़े स्केल पे किया है. वाओ. सो सिर्फ स्टॉक आइडियाज ही नहीं बट एक्चुअली डोनेशन दे के लोगों को थोड़ा एनेबल करने के लिए हेल्प उन्होंने काफ़ी की. इनफैक्ट एक स्टोरी नीलेश जी ने हमें ये भी बताई कि वो एक सीए हॉस्टल में वो थे और आई थिंक रामदेव जी भी उसी हॉस्टल में थे, तो वो हॉस्टल के लिए भी उन्होंने काफ़ी डोनेशन दिया. क्योंकि वही हॉस्टल से वो आए हैं, तो वो चाहते थे कि और उनके जैसे लोग बने या फिर और लोग एनेबल हो थ्रू दोज डोनेशंस. ये आप आरवीजी हॉस्टल की बात कर रहे हो क्या? आई थिंक वही होगा बिकॉज़ आई थिंक वही है बिकॉज़ मैं भी वही हॉस्टल से हूं बाय द वे. सो okay, nice. 17 to 20. So रामदेव जी भी वही हॉस्टल से, तो आई थिंक इट्स दैट ओनली. So Motilal ji and Ramdev ji, both of them were in RVG back in I think 80s probably. And ऐसा था कि ऐसा स्टोरी है उनका कि मोतीलाल जी और रामदेव जी did not know each other when they were in hostel, but जैसे ही CA हो गया, so Ramdev ji was senior to Motilal ji, but both of them cleared CA almost like together or back to back. But रामदेव जी को अटेम्प्ट लगे थे सीए में. एंड देन हॉस्टल में क्या होता है, रूल क्या होता है कि एक बार आप सीए बन गए तो यू हैव टू देन गो आउट. सो व्हेन रामदेव जी मूव्ड आउट एंड मोतीलाल जी आल्सो मूव्ड आउट, सो रामदेव जी यूज्ड टू गो टू अंधेरी स्टेशन एंड देन ही यूज्ड टू कैच दैट ट्रेन. सो मोतीलाल जी को ऑन द वे पिकअप कर लेते थे बिकॉज ही यूज्ड टू लाइक टॉकिंग टू हिम एंड दैट्स हाउ देयर फ्रेंडशिप स्टार्टेड. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ आरवीजी हॉस्टल. एंड आई नाउ रिमेंबर, एक्चुअली यू आर राइट, RJ has donated like a certain sum and considerable sum in RVG hostel because वहाँ पे मतलब donors and trustees का list लिखा होता है. Now I recall that उनका नाम भी वो list में. Nice. So this was about the RVG hostel thing. And tell me one thing. So this is back to his net worth story of Madhu Dandavate budget. So जो VP सिंह गवर्नमेंट थी तब उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी नेटवर्थ 10 times से इंक्रीज हो गई थी. आई थिंक 2 crore से 20 crores हो गए. 25 लाख से 2.5 crores. अच्छा, ओके, 25 लाख से 2.5 crores. तो इसमें फिर कैसे लाइक वाज ही मोर लाइक कि अभी तो मैंने पूरा मतलब मचा दिया है लाइफ में और अभी आई हैव टू स्टिल डू अ लॉट, और व्हाट वाज द माइंडसेट लाइक एंड हाउ डिड हिज पेरेंट्स रिएक्ट टू दैट? ऐसे कोई स्टोरी है तभी? पेरेंट्स के बारे में तो नहीं है बट द मेन स्टोरी इज कि उसके बाद ही बॉट दैट एसी. मतलब ओके. एंड ऑफ कोर्स जो उन्होंने उनका एक्सपीरियंस था मान लो 80s 90s से एंड द ऑनसेट ऑफ 2000s, राइट? तो मधु केला जी भी यही बोलते कि जो उनके डिफाइनिंग बेट्स थे पोर्टफोलियो की, वेल्थ क्रिएशन की, या फिर वो नाम जो उनको डिफाइन करते थे, टाइटन, क्रिसिल, लुपिन, ये उन्होंने 2000s में ही किए हैं सारे. तो ऑब्वियस उन्होंने इतना डॉक्यूमेंट नहीं किया है बट देन उनका एक डॉक्यूमेंट विच इज लाइक द होली डॉक्यूमेंट, वो 2003-2004 का आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स का. इनफैक्ट उन्होंने एक इफ यू रिमेंबर नील, कैपिटल आइडियाज ऑनलाइन का कॉन्फ्रेंस था 2002-2003 में, तो वहां पे मिस्टर झुंझुनवाला, मिस्टर दमानी एंड एक दो और फंड मैनेजर्स थे, आई कांट रिकॉल देम नेम्स. तो वहां पर भी दे टुक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन इंडिया, टाइटन. तो वहां पर भी ही वाज वेरी बुलिश. सो आप सोच सकते हो कि ये 2000 के बाद जो क्रैश आया टेक स्टॉक्स में, आई थिंक आरजे ने वो 3-4 साल स्पेंड किए टू आर्टिकुलेट हिज थॉट्स एंड ऑल्सो शेयर इट विद द पब्लिक. ऐसा है कि खुद ही किया बिकॉज टाइटन उन्होंने 2004 में खरीदा बहुत अच्छे से,
ठीक है 2002 में मिस्टर भास्कर भट्ट आ गए थे टाइटन में टू टेक ओवर द कंपनी मतलब हेल्प। तो 2-3 साल आप मान लो आर्टिकुलेशन में गए एंड देन ही स्टार्टेड बिल्डिंग अप दोस पोजीशंस। And इसमें book में I think you guys have also written about some of the insider trading charges which were levied against him, and even in the news I think there were 2-3 companies जिनके against उन पे insider trading के charges थे. So what were those exactly, and did he pay some penalty or fine for them? The most famous one is Aptech, and वहाँ पे it was him and many associates, तो collectively उनके ऊपर एक फाइन लगी थी. Was it 36 crores? ऐसा ही कुछ. It was 27 करोड़ हाँ, काफी बड़ा अमाउंट था. 37 I think. 37 crores. But if you think of this compared to his huge net worth, मतलब I don't think, कुछ लोग कहते हैं कि his success was made through insider knowledge, but that can't be true because it's nothing compared to the wealth that he made from his stocks. So what exactly happened in Aptech, and क्या था वो penalty क्यों levy हुई थी? So he seems to have bought Aptech with insider knowledge, unpublished, price-sensitive information, and there was an order. Got it. And that was also I think जितना मेरे को पता है I think 3-4 लोग जो हाँ. थे उनके फैमिली में सब पे ही लगा थे ना चार्जेस. Correct, including Utpal Sheth. हाँ, correct. Got it. And any other company? I think there were 1 or 2 more companies, right? जहाँ पे insider trading charges लगे थे. There were a few minor cases, but I think nothing significant. Got it. Fair. And also like he has a very good investment philosophy of investigate later, buy now. तो पहले खरीद लो और बाद में investigate करो. So what was this philosophy, and कैसे उन्होंने ये philosophy के through stocks pick किए? So इसमें I think उत्पल सेठ सर ने बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट दिया है. सी राकेश झुंझुनवाला सर एक ऐसे इंसान थे जो 24/7 मार्केट्स के लिए डेडिकेटेड थे. अभी वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो या रूल्स रेगुलेशन हो या दुनिया में क्या हो रहा है वो हो, राइट. तो इट यूज्ड टू बी अ मिक्सचर, मतलब वो जो उनकी एबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं वो बोलते हैं कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ इंट्यूशन, रिसर्च एंड अग्रेशन. ठीक है, तो उनका रिसर्च हमेशा उनके साथ रेडी रहता था, एंड अगर उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो उस पर वो एक इनिशिएटिंग पोजीशन तो एटलीस्ट ले लेते थे. अभी कैसा है कि वो इनिशिएटिंग पोजीशन भी बहुत हैवी होती थी बिकॉज उनका नेटवर्क भी वैसा था, उनका अग्रेशन भी वैसा था. अभी कुशल मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, एक एग्जांपल ऐसा जहाँ पे उन्होंने बहुत पैसा कमाया और एक एग्जांपल ऐसा जहाँ पे उन्होंने बहुत पैसा गवाया. सो पहला एग्जांपल ऑब्वियसली टाइटन है. उसकी पूरी स्टोरी तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं और नील. बट देन कैसा हुआ कि छोटी सी स्टोरी ऐसी है कि 1980s में उनके पास वो स्टॉक था टाइटन का. इनफैक्ट वो धीरे धीरे अक्यूमुलेट कर रहे थे, एंड उस टाइम पे जो टाटा की रजिस्ट्री है जो ये सारे शेयर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते थे, उनको काफी डर लगने लग गया कि ये जो ऑपरेटर है स्टॉक मार्केट सर मिस्टर झुंझुनवाला, ये अपने शेयर्स अक्यूमुलेट कर रहे हैं एंड हिज होल्डिंग इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, मतलब थोड़े डायरेक्टर्स के ऊपर भी है. तो उन्होंने मिस्टर झुंझुनवाला से मीटिंग की, पहले तो खुद इंटरनली मीटिंग की हाई लेवल, एंड ये डिसाइड किया कि चलो ये इंडिविजुअल को मिलकर पता करते कि इसके इंटेंशंस क्या है. अब मिस्टर झुंझुनवाला उनको मिले और बोला कि भाई मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे कुछ करना नहीं आपके कंपनी के साथ. ठीक है, सो वो एक इनिशियल होल्डिंग थी. एंड दूसरा एक बहुत फनी एपिसोड ऐसा है कि 2002 राइट 2002 उनके एक ब्रोकर से फोन आता है डाकी के नाम से. तो दैट ब्रोकर बेसिकली टोल्ड हिम कि 13 लाख शेयर्स है आपके टाइटन के, एंड 34 रुपीज का भाव है, मैं आपको 32 रुपीज में देता हूँ. तो देन आरजे कॉल्ड हिज फ्रेंड लक्षित. सो लक्षित ने ये बोला कि यार मॉर्गन स्टैनली 1 करोड़ शेयर बेचने वाला है, तेरे घर आके वो बेच के जाएगा तेरे को, तो मत खरीद. बट आरजे ही इग्नोर्ड हिज मिस्टेक एंड उन्होंने पूरे शेयर्स खरीद लिए. ठीक है, बाकी टाइटन टर्न आउट टू बी वेरी वेल, वो तो बाद में बात करेंगे. एंड दूसरा वो ऑब्वियसली डीएचएफएल. सो डीएचएफएल की स्टोरी ऐसी है कि आरजे अगेन बीइंग वेरी अग्रेसिव, वो मिस्टर माधवा को 2 बार मिले, एक बार फ्लाइट में, एक बार घर उनके ऑफिस में. तो उन्होंने यही बोला कि उनकी 40,000 करोड़ की बोरिंग बुक हो जाएगी और 12.5 लाख के प्राइस के नीचे और आसपास के घरों में दे वर द लार्जेस्ट डिसबर्सर ऑफ लोन्स. तो उन्होंने बोला कि यार सबको अपना घर चाहिए इंडिया में, है ना, तो दिस कंपनी विल डू वेल. तो उन्होंने वहां पे भी बहुत फटाक से आई थिंक उन्होंने 5-6 लाख शेयर ले लिए थे. तो एक एग्जाम्पल में उन्होंने बहुत पैसा कमाया और एक एग्जाम्पल उन्होंने पैसा गवाया. तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे ऐसी है कि मिस्टर मधुसूदन केला जो कि वेटरन है मार्केट्स के आज, तो ही यूज्ड टू वर्क फॉर दिस कंपनी कॉल्ड पेनेग्री सिक्योरिटीज. ठीक है, तो दे वर वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर्स दैट टाइम.
तो वो आरजे को मिले थे 1998 में। तो उन्होंने बस आरजे को ये बोला कि 15 करोड़ में आपको पूरा 5% इंडियन लिकर मार्केट का मिल रहा है आज। तो आरजे ने 30 मिनट्स में बोला कि चलो डील डन, मुझे बताओ क्या करना है अभी। सो citing that example, Mr. Madhukela says that he was always ready with his research. और आप मानोगे नहीं कुशल, आज लिस्टेड मार्केट कैप जो इंडियन लिकर कंपनीज का है वो 4 लाख करोड़ है। वाओ। सो अब अगर आप 5% के लिए 15 करोड़ पे कर रहे थे तो आप 300 करोड़ पे कर रहे थे, एंड फ्रॉम देयर द मार्केट इज ऑफ 133 टाइम्स। और ये तो मैं सिर्फ लिस्टेड मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, अनऑर्गेनाइज की बात नहीं कर रहा हूँ। सो ऐसे एग्जाम्पल से हमेशा उनका फोरसाइट पता चलता है तो उन्होंने कितना लंबा सोचा। लोग यहाँ पे दिन और महीनों में सोचते हैं या घंटों में सोचते हैं, वो डेकेड्स में सोचते थे। Right. So he had that knack of identifying what will work, what will not work. Absolutely. एक और स्टोरी ना इंटरेस्टिंग कि कोई फेमस सेलिब्रिटी के हस्बैंड उनके पास गए थे एंड उन्होंने बोल दिया था तेरा बिजनेस नहीं चलने वाला है, एंड देन वो दैट ओनली हैपेंड एंड देन द celebrity's husband reached out to him again and told कि I'm shutting down the business. तो ये भी मैंने बुक में ही पढ़ा था, which was quite interesting. Yeah, I think it was that part of financing movies, right? If I'm not wrong. Yeah. हाँ, तो उसमें मतलब I was just going through that and I was like very amused by the fact that I think you mentioned that he was very picky and choosy in meeting founders. So he was not meeting this founder at all. Like he was not giving time or did not want to meet. And then कुछ बहुत follow-ups के बाद, like since he was some celebrity's husband, I think he met and then he told ये कचरा business है, I'm not going to invest in it and like this is not going to be successful. So he was also very straightforward and very frank. Like अगर पता है कि नहीं चलने वाला, मतलब I was doing a podcast with Manish Chokhani sir and he also mentioned that he was like very straightforward. And अगर उनको कोई पसंद आएगा बोलेगे हाँ तू बहुत सही, अगर उनको नहीं पसंद आएगा कोई बोलेगे तू बेवकूफ है, मुंह पे बोलेगे, वो ऐसे पीठ पीछे नहीं बोलेगे। इनफैक्ट मनीष चोखानी सर का एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, निर्वाणा लाइक द निर्वाणा इन कैपिटल मार्केट्स, ऐसे कुछ था, और ऐसा कुछ था लाइक थ्रू सक्सेस इन कैपिटल मार्केट्स थ्रू निर्वाणा, ऐसा कुछ था। सो RJ liked that article so much that he called Manish Chokhani sir and he told him that I am framing your article in my office. And that motivated Manish Chokhani sir so much that he was like, I am doing something well in my life and this is something which I have to do for the rest of my life. Wow. Like these are small things and small anecdotes which really like motivated him. Yeah, very true. So I think that kind of a person, matlab, he was like extremely like frank, straightforward. और बहुत at times ना कुशल बहुत funny भी होता था। So मुझे अभी भी याद है लता जी के साथ उनका एक इंटरव्यू था CNBC पे, एंड इंटरव्यू के बीच में उन्होंने फोन उठा के बोला हाँ कल्पेश भेज दे, एंड देन ही केप्ट द फोन। एंड एक टाइम पे आई थिंक उनके कुछ व्यूज मैच नहीं हो रहे थे या फिर एंकर ने बोला कि करेक्शन आया मार्केट में, एंड देन मार्केट का करेक्शन थोड़ा सा आया, एंड देन द नेक्स्ट टाइम व्हेन ही केम ऑन एयर मार्केट ऊपर था, एंड देन ही इज लाइक हाँ फंडा का मेंटल हो गया ना अभी। मतलब ही वाज मॉकिंग द एंकर नॉट जस्ट वंस बट उन्हें 5-6 बार ऐसा बोला कि लास्ट टाइम तो आप बोल रहे थे फंडामेंटल, अभी क्या हुआ फंडा का मेंटल हो गया ना। तो पूरा सीधा मुंह पे ही बोलते थे। Right. In fact, I've heard कि a lot of anchors were very scared of interviewing him also, है ना? Like he did not hold back at all. Absolutely not. Like एक बार उनको गलती से किसी ने स्टॉक ब्रोकर बोल दिया था ना? Oh yes, वो ऐसे कुछ हुआ था ना? ये इवेंट में हुआ था एंड वो काफी चिढ़ गए थे उस बात से। And I think there were there was a lot of people in the audience and in front of everyone he got so angry. Yeah, he got flustered. ये बुक में भी लिखा है हमने शायद। हाँ, he got very frustrated. And that was मतलब मैं कोई एंकर की जगह होता तो मैं तो नर्वस होके छोड़ देता स्टेज, but that was also something which was scary. But also let's talk about his stock picking process now. You guys mentioned that he made a lot of money in Titan, he made a lot of money in Lupin, etc. and lost money in DHFL and I think 2 more companies, Mandhana and A2Z. So अगर एक कंपनी की बात करते हैं कि क्या थॉट प्रोसेस था, क्या थीसिस था कि टाइटन में क्यों डाला, लुपिन में क्यों डाला, कैसे डाला, and then let's try to analyze what went right with these companies and what went wrong with the other companies. That'll be interesting. तो एक काम करते हैं, मैं एक 4 to 5 स्टेप प्रोसेस बताता हूँ and then maybe हम लोग कंपनी स्पेसिफिक जा सकते हैं। नील कैन ऑब्वियसली ऐड स्निपेट्स। तो सबसे पहले उनके जो 4-5 पॉइंटर्स थे मेनली स्टॉक पिकिंग के लिए, सबसे पहला होता था कि अपॉर्चुनिटी साइज बड़ा होना चाहिए और डिमांड नेचुरली होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा वो हमेशा बोलते थे कि वैल्यूएशन अच्छी होनी चाहिए। तीसरा वो हमेशा बोलते थे कि आप एक स्मॉल कैप कंपनी खरीदो जो लार्ज कैप बन सकती है, ठीक है। चौथा ये बोलते थे कि आप उतना ही आप
वो खाओ जो आप पीछे से निकाल सकते हो ना। थोड़ा सा ये अगेन क्लासिक आरजे स्टाइल ऑफ थॉट प्रोसेस है ये। तो उनका ये जो पॉइंट है काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वो यहाँ पे क्या कहना चाहते थे कि आप ऐसे स्टॉक्स लीजिए जो आप बाद में एग्जिट भी कर पाओ। ऐसा नहीं कि कोई आप स्मॉल कैप लो और वो नैनो कैप बन जाए, है ना, आप एग्जिट नहीं कर पाओगे बेसिकली, है ना। एंड पांचवा था कि आप वो चीजों में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको समझ में आती है। सो फॉर एग्जाम्पल टाइटन मिस्टर झुनझुनवाला को समझ में आया, DHFL समझ में आया, है ना, भले ही पैसा गवाया बट समझ में आया उनको, राइट। और टेक स्टॉक समझ में नहीं आए थे इसलिए नहीं इन्वेस्ट। हाँ परफेक्ट। और टेक स्टॉक्स उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने हमेशा उससे बाहर ही बैठे। एंड उनका थीसिस वो भी प्रूव हुआ, बिकॉज इन्फोसिस एक टाइम पे 70 PE पे ट्रेड होता था, है ना। तो उस टाइम पे इनफैक्ट आई थिंक हमने बुक में भी लिखा है कि ही यूज्ड टू लुक एट दोस प्राइसेस एंड ही यूज्ड टू रीअश्योर हिमसेल्फ कि भाई चलो ये प्राइस पे तो इन्वेस्ट नहीं करना है स्टॉक्स पे। तो ही वाज राइट टू सेट इट आउट, भले उनका मजाक उड़ा हो, कुछ भी हुआ हो। तो हमने जो 3 स्टॉक्स जो उनके लिए बहुत पैसा बनाया है कुशल, वो है टाइटन, क्रिसिल, लुपिन। एंड जो 3 स्टॉक्स है जो जिनमें उन्होंने बहुत पैसा गवाया है वो है DHFL, मंदना एंड A2Z। सो टाइटन में बेसिकली कैसा है कि जैसे कि हमने कहा 1980s में, जैसे सुनील भाई ने कहा कि उनके पास कुछ क्वांटिटी ऑलरेडी थी और वो अक्यूमुलेट कर रहे थे। भले ही वो एज अ ऑपरेटर या फिर एज अ शॉर्टर या जो भी है, मतलब कुछ इंटेंट उनका क्लियर नहीं था अभी तक, बट ही वाज अक्यूमुलेटिंग दो शेयर्स। 2002 में जब मिस्टर भास्कर भट्ट ने कंपनी ज्वाइन की, है ना, एंड ये ब्रोकर वाला एपिसोड हुआ एंड उन्होंने कुछ 20-30 लाख क्वांटिटी शेयर्स की अक्यूमुलेट कर ली, साइजेबल, मे बी कुछ 7-8 करोड़ की क्वांटिटी उन्होंने अक्यूमुलेट कर ली। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं अभी जाके ना भास्कर भट्ट को मिलता हूँ, कंपनी में क्या हो रहा है। तो आई थिंक 2002 से 2004 तक उन्होंने अक्यूमुलेट किए शेयर्स वापस, एंड वो जाके मिस्टर भास्कर भट्ट को मिले। तो आरजे ऐसा कहते हैं कि उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन था ऑफिस का बहुत अच्छा था, क्योंकि ऐसा ऑफिस उन्होंने कभी देखा ही नहीं था लाइफ में। मतलब सारी यंग लोग, उन्होंने बोला कि काफी सुंदर लड़कियां थी, ठीक है, कल्चर ही पूरा अलग था। तो भास्कर भट्ट ने उनको 6:30 का टाइम दिया था, बट उनका कुछ तो यूनियन का मीटिंग था, तो बस 15 मिनट्स लेट, उनका 1 घंटे का टाइम था। बट आप मानोगी नहीं, उन्होंने 4 घंटे स्पेंड किए। उनकी बीवी ने 5 बार फोन किया बीच में। सो आरजे वजह से इसकी फाइनली मैंने बोला भाई चलो मैं अभी घर जाता हूँ, आप अपनी बीवी के साथ बात कर लो, है ना। तो भास्कर भट्ट सर के साथ मिलने के बाद उनको एक और थोड़ा कन्विक्शन बिल्ड हुआ उनका कि भाई ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है, इंडिया का जो कंजम्पशन ट्रेंड्स है वो बहुत बढ़ने वाले हैं। एंड उन्होंने उसी टाइम बोला था कि ये कंपनी जब 12% या 12 to 14% मार्जिन हिट करेगी, इट विल बी गुड टाइम टू एग्जिट द बिजनेस। और ये FY22 में ही हुआ। अभी ये तो थोड़ा सा मैंने काफी फास्ट फॉरवर्ड किया है इसको, बट देन अगर आपको टाइटन की थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी जाननी है तो देन आई विल जस्ट आस्क नील if you want to add. No, I think you've covered most of it. It's just कि the interesting thing is कि anecdote start होता है 2002 या 3 में that he built this big position, but actually काफी पहले से बहुत पहले से था वो। सो इनफैक्ट वो ये भी कहते हैं, यू कैन जस्ट ऐड ऑन टू इट इफ यू वांट। तो उन्होंने अपनी जो पोजीशन है टाइटन की मेनली वो 35 रुपीज टू 115 रुपीज के बीच में बनाई। तो उन्होंने काफी ट्रांचेस में ऐसा खरीदा है पोजीशन को। एंड अगर टाइटन की मैं स्पेसिफिकली बात करने जाऊँ तो ऑब्वियसली उन्होंने वॉचेस के साथ शुरुआत की। There was the Europe foray which didn't go anywhere in the 1990s. So there was no reason to see it as a big success in the 90s, and then that pivot to jewelry happened. करेक्ट। इनफैक्ट ज्वेलरी का बिजनेस का आइडिया उनका बहुत इंटरेस्टिंग था। उस टाइम पे इंडिया वाज गोइंग थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। हमारे पास जितना भी सोना था हम प्लेज करने वाले थे बैंक ऑफ इंग्लैंड को। तो उसके बीच में गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने बोला कि आपको जो भी फोरेक्स चाहिए आप खुद कमा लो। तो ये जो ज्वेलरी का प्रोजेक्ट था इट वाज ओनली टू अर्न दैट फोरेक्स, ठीक है। तो टाइटन ने ये प्रोजेक्ट चालू किया एंड दे यूज्ड टू सेल ओनली 18 कैरेट ज्वेलरी। तो ठीक ठाक चालू हुआ, बट देन कुछ प्रॉपरली हो नहीं रहा था, है ना। सो देन टाइटन ने एक सर्वे किया मार्केट में एंड दे फाउंड आउट कि नाउ पीपल आर प्रीफरिंग 22 एंड 24 कैरेट ज्वेलरी। तो उन्होंने धीरे धीरे वो भी स्टार्ट किया, बट देन वहां पे अगेन वो कुछ सक्सेस नहीं मिला। तो उस टाइम पे कुशल उन्होंने एक मशीन लाई इंडिया में, अराउंड 8 या 10 मशीन लाई। इट वाज कॉल्ड अ कैरेट मीटर मशीन। तो कैरेट मीटर से आपको पता चलता था कि आपका सोना एक्चुअली 14 कैरेट है, 18 कैरेट है, 20 कैरेट है, 22 कैरेट है। और आप मानोगे नहीं 60 तक, मतलब जिन जिन लोगों ने 22-24 कैरेट का गोल्ड खरीदा था वो एक्चुअली 14 कैरेट या 16 कैरेट का गोल्ड था। तो टाइटन ने एक स्कीम लाई जहां पे आप अपना गोल्ड
टेस्ट कर सकते हो। तो देन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। सो टाइटन ने काफ़ी सारे कस्टमर सर्वेस किए, तो उन्होंने बोला कि यार आप हमें प्रॉब्लम बता रहे हो कि हमारा सोना असली नहीं है, उसको सॉल्व भी तो करके दो। सो उस टाइम पे टाइटन की बहुत एक फेमस स्कीम चली थी, इट वॉज कॉल्ड इम्प्योर टू प्योर, जहाँ पे आप अपना 14-16 कैरेट का गोल्ड लाओ, उसको 20 to 24 कैरेट में कन्वर्ट कर लो एंड बस मेकिंग चार्जेस आप हमको दो। एंड उसके बाद से टाइटन की ट्रैजेक्टरी पूरी ही चेंज हो गई। मतलब वो जो एक बाय चांस फोरे था उनका ज्वेलरी में, टू अर्न दैट फॉरेक्स, उन्होंने कंपनी को पूरा ट्रांसफॉर्म ही कर दिया, है ना। सो अगर मैं आपको बताने जाऊँ कि क्या एक्चुअली काम किया टाइटन के लिए, वॉज नंबर 1 उनके जो एमडी थे मिस्टर भास्कर भट्ट, उन्होंने भी बहुत बड़ा सोचा। ठीक है, उन्होंने उस टाइम के लिए कंपनी को बहुत अलग वे में स्ट्रक्चर किया, क्योंकि आज अगर हम ऑफिस में जाते हैं कुशल, तो मतलब ओपन स्पेसेस, बॉस को अप्रोच कर सकते हो आप, मतलब ऑफिस आर कैजुअल, बट उस टाइम के लिए बहुत ही अलग चीज थी वो, राइट। तो आरजे ने कहीं ना कहीं वो व्यू समझा मिस्टर भास्कर भट्ट का, उन्होंने अपॉर्चुनिटी साइज को और बारीकी से देखा थ्रू द मैनेजमेंट, एंड उन्होंने सोचा कि चलो ये बंदे पे तो बेट ले सकते हैं अपन, है ना। तो उन्होंने और एक्वायर किए शेयर्स, बिकॉज आई थिंक एज ऑफ टुडे उनकी जो होल्डिंग वैल्यू है टाइटन की 14,000 करोड़ है, एंड हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से उन्होंने एनीवेयर फ्रॉम 20 से 25 करोड़ लगाए होंगे कंपनी में। तो मोटा मोटी उन्होंने उसमें 600x किया है। वाओ। या सो ये वो स्केल है। सो अभी नील भाई जस्ट बोल रहे थे कि मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग की हम लोग बात कर रहे थे, राइट। बट मैं भी उनके पॉइंट के साथ अग्री करता हूँ कि उन्होंने जो अपना असली वेल्थ बनाया है, जो फ्रॉम अ नॉर्मल इन्वेस्टर टू अ बिग बुल, ये पूरा पेशेंटली वेट करने में उन्होंने पैसा बनाया है। क्योंकि आपको मैं ये भी बता दूं कि ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त टाइटन का प्राइस 60% से ज्यादा गिर गया था, बट अगेन ही बॉट मोर। ठीक है, ही स्टेड पुट, उन्होंने कभी पैनिक नहीं किया। तो ये जो मैं तो बोलूंगा 30-35 साल की तपस्या है, उसके कारण ही वो 30 करोड़ आज 14,000 करोड़ बने। सो भास्कर भट्ट के पहले जो कोई एमडी दूसरे थे जी, जोजिस देसाई। ओके जी। एंड तब तो आरजे ने 1990 में लाइक उनको देख के पैसा डालना शुरू कर दिया था एक्चुअली ये पूरा क्लियर नहीं है। एक्चुअली इसका एक रीजन ऐसा भी हो सकता है कुशल की उस टाइम पे टाटा कंपनीज और ब्लू चिप्स एंड मिस्टर झुंझुनवाला ने स्टार्टिंग का मोटा पैसा टाटा कंपनीज में बनाया था। तो मे बी एक एफिनिटी उसके कारण भी आई होगी कि चलो इसमें मैं थोड़ा और बेट कर सकता हूँ। क्योंकि अगेन उस टाइम पे उन्होंने कभी कुछ मैनेजमेंट इंटरेक्शन नहीं किया, भले ही वो टाटा रजिस्ट्री के हेड से मिले, बट उसके बाद उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। इट वाज जस्ट अ चांस कॉल बाय हिज ब्रोकर व्हिच प्रॉम्प्टेड हिम टू बाय। अगर वो कॉल उनको उस दिन नहीं आता तो शायद वो कभी ला लेते, क्योंकि वो कॉल आया, उन्होंने खरीदा तो उनको इंटरेस्ट है कि मैं जाके मैनेजमेंट को मिलता हूँ, वो जाके मिले तो उन्होंने और पोजीशन बढ़ाई एंड ही स्टेड पुट। सो इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ चांस। मतलब 2-3 इवेंट्स हुए एंड इट जस्ट मेड हिम। Got it. And then let's talk about CRISIL also. So CRISIL और लुपिन में क्या स्टोरी था? CRISIL लुपिन में अभी इसको मैं थोड़ा क्विकली रन थ्रू करूंगा, बिकॉज आई थिंक टाइटन सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी थी एंड टाइटन के बारे में आरजे ने बहुत ज्यादा बात भी की है। ठीक है, CRISIL लुपिन में ऐसा था कि जो भी बिजनेसेस में वो थे, आई थिंक दे वर लीडर इन दैट। अगर मैं लुपिन की बात करूं तो प्रीडोमिनेटली एक एपीआई कंपनी है, जिसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ये एक हर टैबलेट या ड्रग बनाने का रॉ मटेरियल होता है। सो एक टाइम पे लुपिन का कैसा था कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस में ये वर्ल्ड लीडर थे और उनकी ना प्राइसिंग गवर्नमेंट डिसाइड करती थी उस टाइम पे। आई थिंक 76% मार्केट शेयर था उनका एक टाइम पे। ये कंपनी का एक्चुअली टर्निंग पॉइंट 2003 या 2004 में आया, जब उन्होंने एक नया एमडी अपॉइंट किया एंड ही एक्चुअली इन्होंने जो कंपनी की सेल्स है उसको 11x कर दी। ठीक है, तो उन्होंने एक्चुअली कंपनी के पूरे फॉर्च्यून्स चेंज कर दिए एंड कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत अच्छे लेवल पे ये लेके गए। अभी इसमें भी कैसा है कि वाई ये पोजीशन क्यों इतनी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आरजे ने ना एक्चुअली बहुत अच्छे टाइम पे ये पोजीशन काटना चालू किया। सो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक 2017-18 में उन्होंने ये पोजीशन काटना चालू किया एंड इन्होंने ऑलमोस्ट पूरी पोजीशन बेच दी एंड ही वाज वेरी स्पॉट ऑन, क्योंकि उसी साल में लुपिन को बहुत ज्यादा यूएस एफडीए की वार्निंग्स आना चालू हो गई, है ना। मतलब यूएस एफडीए का वार्निंग एज इन आपके प्लांट में कुछ कंप्लायंस मीट नहीं हो रहा है। सो इट्स अ वेरी ग्रेव वार्निंग फॉर एन इन्वेस्टर कि कंपनी प्रोसेसेस फॉलो नहीं कर रही है। अगर मैं CRISIL की बात करूं तो CRISIL वाज वन ऑफ अ काइंड कंपनी। ये एक रेटिंग कंपनी थी।
आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के कुछ सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने मिलके ये कंपनी चालू की। सो आईसीआईसीआई के मिस्टर वगुल थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ही वाज द एमडी ऑफ द कंपनी बेसिकली। और उन्होंने जब ये कंपनी चालू की कुशल, तो उनका इंटीग्रिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस था। जब उन्होंने कंपनी चालू की तो विद इन 2 years उनको अशोक लेलैंड, रिलायंस, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिले। एंड उनका डे 1 से ये मोटिव था कि यार हम जो रेटिंग्स करेंगे वो अनबैस्ड रहेगी। मतलब कोई आके हमको पैसा देगा तो भी हम आपकी रेटिंग चेंज नहीं करेंगे। सी आज क्रेडिट रेटिंग बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। मैं खुद एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स पे, बिकॉज हमें ये अश्योरिटी होती है कि भाई ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अनबायस्ड वे में मतलब बिना किसी से इन्फ्लुएंस होके एक रेटिंग दी है, अब भले ही वो अच्छी हो या बुरी हो, है ना। तो उस टाइम के लिए इट वाज द लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। बॉन्ड्स की रेटिंग, म्युनिसिपल बॉन्ड्स की रेटिंग, इक्विटी रेटिंग, डेट रेटिंग, ये सब कुछ ये करते थे। एस एन पी ने ये कंपनी में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। इनफैक्ट कुछ कुछ लीडर्स जो क्रिसल में काम करते थे, दे हैव गॉन टू हेड एसएनपी इन द यूएस। एंड यहाँ पे बहुत फनी स्टोरी ऐसी है कुशल, अभी भी होल्डिंग है वैसे मिस्टर झुंझुनवाला फैमिली की क्रिसल में, बट एक स्टोरी ऐसी है कि उनको 25 करोड़ चाहिए था घर लेने के लिए, सो उन्होंने ये शेयर्स बेच दिए। तो कुछ साल बाद एक सीआईए कॉन्फ्रेंस में मिस्टर झुंझुनवाला ने बोला सीआईए के चेयरमैन को कि भाई मैंने क्रिसल के शेयर्स बेच के घर लिया, अगर मैं वो शेयर्स नहीं बेचता तो मेरे पास 700-800 करोड़ होते आज। एंड मैंने एक क्विक वैल्यूएशन किया, आज की तारीख में वो 1700-1800 करोड़ होते। Wow. तो द रीजन फॉर सेलिंग ऑफ दिस क्रिसल शेयर्स वाज कि आरजे की मदर यूज्ड टू से कि यार तू इतने पैसा कमा रहा है, अभी तो हमको अच्छे से रहने दे, और फिर या तो अच्छे से रहते हैं अभी। So she was scribbling and he actually listened to her and bought that home. And the value of the house would not be. It's just 45 or 50 crores. Again, he only said कि भाई घर का तो वैल्यू सिर्फ डबल हुआ है, बट ये तो चांद पे चला गया है। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। तो डीएचएफएल की बात करते हैं। डीएचएफएल का एग्जैक्टली लाइक हाउ ही लॉस्ट मनी एंड क्या गलती हो गई आपके हिसाब से while analyzing companies like DHFL or A to Z? So, see, like I said, RJ बहुत अग्रेसिव थे एंड इंट्यूशन के ऊपर बहुत रिलाई करते थे, राइट। सो कुशल, मैथमेटिकली स्पीकिंग, अगर आप 10 चीजें कर रहे हो ऐसे फ्रेमवर्क को लेके, तो यू आर बाउंड टू गो बैड इन 1 to 2 or 3 बेट्स, राइट। सो ये जो 3 बेट्स है, ये तो उनके लार्जर 60-70 पोर्टफोलियो में से तो बहुत कम परसेंटेज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो उन्होंने पैसा कमाया है 3 स्टॉक्स में, दैट हैज फार आउटपेस्ड द 3 का लॉसेस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने मंधना में कुछ 30-35 करोड़ खोया, डीएचएफएल में सबसे ज्यादा खोया 210 करोड़, एंड ए टू जेड में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 36 से 30 करोड़ के आसपास खोया है। बट अगेन, एज पर माई एस्टिमेट्स, जब उनका आईपीओ हुआ ए टू जेड का, ही कुड रिकवर हिज कैपिटल। प्रॉपर एस्टिमेट लगाना मुश्किल है, क्योंकि ए टू जेड के आईपीओ में उन्होंने अपने शेयर्स ही टेंडर्ड ओनली दो शेयर्स जिससे उनका कैपिटल और थोड़ा रिटर्न आ जाता। बट देन जब शेयर्स क्रैश हुए लिस्टिंग के दिन पर, उन्होंने और खरीदा प्रोमोटर के साथ। तो एग्जैक्ट लॉस का क्वांटम मैं नहीं बता पाऊंगा, बट अज्यूम कर लो 20-25 करोड़ में भी। तो तीनों एंटिटीज में कैसा हुआ कुशल की, आई थिंक समवेयर अलोंग द वे these entities started getting into the wrong side of the law, ठीक है। डीएचएफएल का केस काफी फेमस हुआ है, एंड मे बी नील वुड वांट टू बैक मी अप। इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल स्कैम्स इन द कंट्री, है ना। 23,000 करोड़ का कुछ तो स्कैम, या 27,000 करोड़ का कुछ तो स्कैम हुआ। स्टार्टिंग में द कंपनी वाज गुड, बट आई थिंक 2018 के बाद जब आईएनएफएस क्राइसिस आया, जब कंपनी का एसेट लायबिलिटी मिसमैच का प्रॉब्लम और एक्सेलरेट हो गया, तो देन आई थिंक कंपनी अपना ग्रोथ ट्रेजेक्टरी मेंटेन करने के लिए आई थिंक दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू रॉन्ग थिंग्स, जो कि काफी कुछ बाहर निकल के भी आया है। सो फॉर एग्जांपल, दे यूज्ड टू रन दिस स्कीम कॉल्ड द बैंड्रा बुक्स, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी शेल कंपनीज बनाई फेक, और उनको कुछ 14,000 करोड़ का लोन दिया, बट वो असली में उन्होंने 14,000 करोड़ पूरे अपने एंटिटीज को दे दिया, फैमिली एंटिटीज को। उन्होंने राउंड ट्रिपिंग की, खुद के एंटिटीज को लोन दिया। राउंड ट्रिपिंग मतलब क्या होता है? सो राउंड ट्रिपिंग का मतलब यह है कि मान लीजिए आप डीएचएफएल हो, ठीक है, आपके पास 50 बोरोवर्स है, ठीक है। आपने वो 50 बोरोवर्स को एक सर्टन लोन दिया, मान लो 100 करोड़, ठीक है। अब वो 100 करोड़ आप किसी और को भेजोगे, वो किसी और को भेजेगा, एंड इन द एंड वो आपके पास आएगा। सो राउंड ट्रिपिंग, ओके, ठीक है।
सो DHFL में राउंड ट्रिपिंग हुआ है, साइफनिंग आउट हुआ है, एंड एसेट लायबिलिटी मिसमैच भी हुआ है. सो अगर आपको चाहिए तो मैं 1 मिनट में समझा सकता हूँ एसेट लायबिलिटी मिसमैच क्या है. सो DHFL एक NBFC थी, उनका काम था फाइनेंस करना, राइट. सो लोगों को लोन देना, लोगों को लोन लेना. सो टू पुट इट इन अ वेरी सिंपल वे, बहुत सिंपल भाषा में, जो उनका रॉ मटेरियल है वो था फंड्स. अब वो ये फंड्स मार्केट से रेस करते थे या डिपॉजिटर से रेस करते थे. ठीक है, मान लो उन्होंने 6% पे रेस किया, हाइपोथेटिकली रेस किया मतलब उन्होंने पैसा लिया मार्केट से, बैंक से या डिपॉजिटर से, और उन्होंने एक बोरोर को 14% पे दे दिया. सो आइडियली 8% उनका स्प्रेड है. अभी इसमें ऑब्वियसली आपके खर्चे हैं, बैड एसेट्स के कॉस्ट है ना. तो अभी DHFL का कैसा हुआ कि मान लो उन्होंने 1 साल में 100 रुपए लिए मार्केट से, ठीक है, और उन्होंने 200 रुपए आगे दे दिए. ठीक है, अभी मान लो अचानक से उनको ये 100 रुपए में से 50 रुपए वापस करने हैं, बट उनके जो बोरोर्स है उनके पास वो पैसा ही नहीं है. अब DHFL में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी था कि उन्होंने जो भी पैसा दिया मेजरली डेवलपर्स को दिया, और डेवलपर्स का उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में बहुत बुरा समय आया. सो उनकी लिक्विडिटी पूरी ड्राई अप हो गई. तो अभी तो आपको पैसा वापस करना है ना. तो उसी से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, और उसी से प्रॉब्लम्स एक्सेलरेट हो गई. सो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि फाइनेंशियल कंपनीज में अगर कभी भी ऐसा लिक्विडिटी प्रॉब्लम आता है तो बुरी कंपनीज उभर के आ जाती है, क्योंकि उनका जो लूप होल है वो मिटा नहीं सकते वो. सो DHFL का, टू सम इट अप, बहुत सारे इश्यूज थे. जैसे कि मैंने बोला, RJ फ्लाइट में उनसे मिले, उनके ऑफिस में मिले, उनको लगा कि चलो प्रोमोटर का दिल सही जगह पे है, बट देन ऑब्वियसली ही लर्नड इट द हार्ड वे कि प्रोमोटर का दिल सही जगह पे नहीं है, एंड उसमें उन्होंने 203 करोड़ 210 करोड़ कुछ गवाए. A to Z में एकदम सिंपल फंडा है. वो एक EPC कंपनी थे, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, पावर सेक्टर में थे. उस टाइम पे पावर सेक्टर का बहुत चलन था, बट देन कंपनी ने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा सेक्टर्स में घुस गए, बहुत ज़्यादा एक्विजिशंस किए, कंपनी के कुछ छोटे मोटे फ्रॉड हुए. फिर कंपनी के ऑडिटर्स ने रिजाइन किया, मैनेजमेंट ने रिजाइन किया, नए ऑडिटर अंदर आए, तो उन्होंने बताया कि यार ये जो भी लास्ट 3-4 साल के फिगर्स थे वो सारे झूठ थे, इसका प्रॉफिट नहीं था, नेट लॉस था, है ना. तो A to Z में इनफैक्ट मिस्टर झुंझुनवाला एक्चुअली सेंस्ड कि कुछ तो गलत हो रहा है. सो इवन ही इनफैक्ट रिजाइन फ्रॉम द बोर्ड, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला, ही हैड सम गुड 16% और 20% बिफोर IPO. एंड मंधना का सीन ऐसा था कि मंधना रिटेल वेंचर्स का एक एक्सक्लूसिव टाइप था विद बीइंग ह्यूमन, सलमान खान की जो ब्रांड है. उनका भी यही प्रॉब्लम हुआ कि दे वेंट ऑन एन एक्सपेंशन स्प्री, डेट ज़्यादा ले लिया, रिटेल मार्केट इन जनरल वाज स्लोइंग डाउन, काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स आ गई. फिर 2020 में 2021 में जब उनका मास्टर फ्रेंचाइज अग्रीमेंट बीइंग ह्यूमन के साथ रिन्यू होने वाला था, वो नहीं हुआ, तो देन उनके भी लॉसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए. तो देन मिस्टर झुंझुनवाला अगेन सोल्ड हिज स्टेक इन दैट. तो तीनों में सेंट्रल थीम यही है कि वाइल ही थॉट द प्रमोटर्स वर गुड और ही हैड मेट देम, बट देन कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने आपको बोला, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, अगर आप 50-60 बेट ले रहे हो आपके एक सर्टन फ्रेमवर्क में, तो आप गलत तो होने ही वाले हो 5-10 बेट्स में, है ना. Just one change, मतलब बंधना में there was no issue with the law. DHFL में it was a clear outright fraud. Yeah, that is true. गॉट इट. एंड ये सब अपने लिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स में बात की. सो अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स या स्टार्टअप्स में भी कोई इन्वेस्ट करते थे वो? डिड ही मेक मनी इन एनी? वो सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ है. आदित्य, सो कुशल कैसा है ना, जब भी हम RJ की बात करते थे तो हमेशा टाइटन की बात करते थे, क्योंकि इट वाज द बिगेस्ट पोजीशन. तो अगर आज की तारीख, एज ऑफ टुडे, अगर मैं बिग बुल का पोर्टफोलियो लूँ तो इट इज अराउंड 57,000 crores, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट द टॉप पोजीशन इज नो मोर टाइटन. सो 40-45 साल पुरानी पोजीशन इज नो लॉन्गर द लीडिंग पोजीशन इन हिज पोर्टफोलियो. इट इज अ कंपनी कॉल्ड IKS, इन्वेंट्यूरस नॉलेज सॉल्यूशंस. सो ये बेसिकली एक टेक कंपनी है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर स्टैक देती है, मतलब प्री विजिट, पोस्ट विजिट, इन विजिट, ये सब. सो इसमें RJ के फैमिली ने आई थिंक 2007 में पैसा डाला, 2005 में पैसा डाला था एट ₹4 पर शेयर, ₹4. द कंपनी IPO'd at 1350 एंड टुडे इट इज एट 1700. सो ये होल्डिंग का वैल्यू है 15,000 crore. Oh wow. So it's beaten Titan also. Yeah. मतलब in the time span it has beaten Titan also. और उनके डेथ के बाद भी पोर्टफोलियो काफी हद तक ग्रो हुआ है. Yeah.
एक्चुअली मतलब डेथ के टाइम कुछ 35 हाँ या 40,000 करोड़ था यस और अब 57। एंड दिस इज आफ्टर द मार्केट करेक्शन और हाँ, आफ्टर द मार्केट करेक्शन, नहीं तो और भी ज्यादा। अच्छा ओके क्योंकि टाइटन आज 3,500 करोड़ 3,500 रुपए का स्टॉक है, इट वाज एट 3,900। क्रिस्टल ऊपर से नीचे है, लुपिन ऊपर से नीचे, अरे लुपिन तो बेच दिया। इन्वेंटरस इज अप डाउन फ्रॉम 1,900 to 1,700, so गॉट इट। I think couple of thousand crores you can add. सो अभी उनका जो पोर्टफोलियो है कौन से स्टॉक्स है उनके पोर्टफोलियो में, लाइक डू यू हैव द लिस्ट ऑफ दोस So स्टॉक्स? Inventurus is at the top, 15,000 crores. Then is Titan. Then is Crisil. He has Star. He has Metro Brands. स्टार हेल्थ। Star Health. Yeah, Hmm. Star Health. Metro Brands. And yeah, then it's like 1,000 crores, 500 crore positions. Matlab, if you go to Trendline, you can just see the top 35 positions. अच्छा ओके। एंड अभी आप बोल रहे हो कि प्रेजेंट नेटवर्थ वुड बी 57,000 57,000 crores. Yes. This is the exact figure as of Oh, yesterday or wow. as of today. Yeah. एज ऑफ टुडे। Yeah. अच्छा सही है, आज क्या है 6 मार्च। Yes. 6 मार्च 2025 57,000 करोड़, मतलब ये कितना 35 से जंप हुआ है ना ये, मतलब द Roughly, लास्ट 1.5 think so, years yeah. only, no? कितना 2 साल? 2 साल पकड़ लो. 2 साल पकड़ लो। वाओ दैट्स लवली। एंड उनका एक और इंसिडेंट था ना, लाइक सचिन बंसल के साथ ऑफ फ्लिपकार्ट। सो व्हाट हैड हैपेंड इन दैट कॉन्फ्रेंस, लाइक बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स, तो ही वाज सेइंग समथिंग नेगेटिव अबाउट स्टार्टअप्स एटसेट्रा एंड सचिन बंसल वाज आल्सो देयर। तो क्या हुआ था एग्जैक्टली? ही बेसिकली सेड कि मुझे बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आता। अगर मैं ही गिव द एग्जांपल, रेनेसांस होटल है, तो अगर उसकी रूम जो 2,000 रुपए की अगर मैं 600 रुपए में किसी को दे दूं और उस बेसिस पे बहुत बड़ा रेवेन्यू दिखा दूं, तो मतलब ये सस्टेनेबल नहीं है, दिस इज नॉट द राइट मॉडल। एंड देन सचिन इन द रिप्लाई टू हिम वाज वेरी मेजर्ड एंड डिडंट रियली हिट बैक, बट एसेंशियली राकेश सेड कि मतलब मुझे तो ऐसे बिजनेस समझ में नहीं आता। But did he also say specifically something about Flipkart? It was kind of intended at Flipkart, but openly तो नहीं बोला, but it was obvious. New age businesses in New general, age but I mean, since he was on the panel that time, so maybe people thought it was directed at him. So So, got it. So again, like brings back to our point, he was very straightforward, no matter I think where he was. I mean, by then he had earned so much money. Yeah, Yeah, actually, fair. And you have a very interesting chapter in the book, which is the last chapter, what not to learn from Mr. Rakesh Jhunjhunwala. So my last question to you guys is that what not to learn from RJ? So one very clear not to learn is the leverage trading part, क्योंकि it's a win-lose kind of situation. Unlike investing, which is win-win, you build wealth over time. The history of our stock market is that 9 out of 10 retail investors lose money, and who makes money is the hedge funds, etc. The second thing, which is a bit more debatable, is concentration of portfolio. So if you think about his journey, it's roughly 3 stocks which have made the bulk of his wealth. correct. So should you follow that to make a huge amount of money, or should you go for a diversified portfolio? I think diversification still makes sense, but I think ये point थोड़ा debated होगा among viewers, among industry also. And see, RJ always used to say that he's a first generation stock market guy, stock market participant. So to create that capital, he had to trade, which Mr. Mehta also agreed to. So this is personal finance, right? हर किसी के लिए personal होता है. And अगर आप RJ के series of trades देखोगे, तो you would also think that he was very lucky, क्योंकि उन्होंने जो भी किया, जैसा भी स्टैंस लिया, कभी बेरिश लिया, कभी बुलिश लिया, फिर से बुलिश लिया, एंड ऑल ऑफ दोज मून शॉट बेट्स एक्चुअली प्लेड आउट फॉर हिम. मतलब उन्होंने जो बहुत बड़े चौके छक्के मारे, वो एक्चुअली चौके छक्के लगे उनके, है ना. तो ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड फिर से रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल भी हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा लक भी लगेगा वो करने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना. तो इनफैक्ट मिस्टर दमानी भी यही बोलते थे कि अगर आप आरजे का 32 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, फ्रॉम द डेट दे मेट टू द डे ही अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे, हिज कैगर वाज 46%, 44 to 46%. I don't think anyone else in the world has given that. Not even Warren Buffett. Not even Warren Buffett. उनका कैगर is 20% by the way. It's It's just that बहुत लंबा है. lived longer. हाँ. So okay, 46%. 46%, yes. Wow. मतलब प्लस माइनस 1-2%, वो एग्जैक्ट
this would be very close to Jim Simons, no? Jim Simons, I think. You are is absolutely the right. He said कि only this one. is only near Ron Roy's fund. Correct. Jim Simons, I Yeah. think, is 54 or 56%. something like if that. I'm Above not 54 wrong, sure. for the last 45 years. So that is like the best, I Yeah, think. yeah. Got it. And since we talk about Warren Buffett as well, so any similarities, any differences between RJ and Warren Buffett? Because I think a lot of people used to compare him or say that he's Yeah, the yeah. Warren Buffett of India. He was. So any specific similarities or differences you found out between the two of them? So I think one similarity would be that they both stuck to businesses that they understood. Warren Buffett, of course, later on bought Apple, and that was a sort of change in his philosophy. I think difference-wise, I don't know if RJ ever sat on large cash positions. I mean, today everyone talks about Warren Buffett's massive. I mean, it's more than his listed portfolio now. Yeah, correct. But I think they were similar in the way that they were naturally very bullish. They both used to always say कि यार हमने एक ओवेरियन लॉटरी जीती है, मतलब by being born in America or by being born in India, उन्होंने एक लॉटरी जीती है क्योंकि ये बहुत अच्छा मार्केट है टू इन्वेस्ट इन. बाकी जैसे नील भाई ने बोला कि जो समझ में आता है उसमें इन्वेस्ट करो. अभी फॉर एग्जांपल वॉरेन बुफे ने सीज कैंडीज में इन्वेस्ट किया है, कोक में इन्वेस्ट किया है, एप्पल में बहुत बाद में इन्वेस्ट किया है. तो वैसे राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन में इन्वेस्ट किया, क्रिसिल में इन्वेस्ट किया, लुपिन में इन्वेस्ट किया. जो दिखता था उनके आगे, जो DHFL में इन्वेस्ट किया, जो उनकी आंखों के सामने था, जिनके मैनेजमेंट से वो मिले थे, उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया और बहुत बड़े तरीके से इन्वेस्ट किया. और दोनों काफी वोकल, दोनों काफी वोकल है. वॉरेन बुफे भी काफी वोकल है, मिस्टर झुनझुनवाला इज ऑफ कोर्स वेरी वोकल, राइट, वाज वेरी वोकल. तो आई थिंक काफी सिमिलरिटीज है. जस्ट वन पॉइंट आई वांट टू ऐड टू नील्स आंसर इसकी. जैसे मिस्टर बुफे ने एप्पल में इन्वेस्ट किया, आई थिंक आरजे आल्सो वांटेड टू गेट इनटू न्यू एज कंपनीज, क्योंकि उन्होंने भी नजारा टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया, व्हिच इज अ गेमिंग कंपनी, है ना. तो So later on, he also departed from that tech wala. हाँ, थोड़ा सा उन्होंने भी डिविएशन लिया. मे बी ही वाज वांटेड टू चेंज विद टाइम. उनको कहने का लगता होगा कि मैंने लास्ट .com बबल मिस किया, तो शायद Even IKS for that matter, which is now हाँ, exactly, posthumously his largest position. हाँ, इनफैक्ट दैट इज आल्सो टेक कंपनी ना, is a tech company. एंड अनफॉर्चुनेटली इज नॉट देयर टू सी इट, है ना. मतलब 1500 करोड़ की होल्डिंग इन 17 साल, मतलब so at IPO that company was a 350-370x for them, and at current market price it's like a 430 or 420x for them. Wow. तो आप सोचो. Yeah, that's a lot. And unfortunately is not there to see it. मतलब for him it would have been such a big event, 40 साल की holding being dwarfed by a 17-18 year old holding, है ना. तो I think one of the things also you guys have mentioned in the book is about his health. Like he never used to prioritize his health and took health very lightly. So anything specific in terms of like what he used to do or what he used to not focus on? And despite him knowing this, why did he not improve? So he was known for going to Joffrey's every night and drinking and smoking, etc. He is documented as having first commented on his health or said कि मतलब I began thinking about seriously after my daughter's birth. So which was 2004. correct, after 17 years. Yeah. So but it's probably too late for him by then. He used to say कि यार मुझे अपनी बेटी के साथ 30-35 साल तो बिताना है, but then obviously unfortunately वो हुआ नहीं. Starting में his diet was very bad. His friends also used to tell him कि you please focus on your diet. But then only after his daughter was born is when he actually started taking care of his health. He tried to improve his health. So for example, again in Joffrey's, so we went there and he asked what was his favorite drink, what was his favorite snacks. So he told us that it was a Black Dog whiskey, and after his health deteriorated, मतलब his health, उनकी जब health खराब हुई तो वो बॉइल्ड अंडा खाते थे, पहले वो कुछ फ्राइड चीजें खाते थे. तो उन्होंने भी काफी ट्राई किया बदलने का खुद को, बट देन आई मीन सच इज लाइफ, है ना. मतलब कुछ कह नहीं सकते, कभी कुछ भी हो सकता है. There's also a saying where he used to go to the hospital, admit himself because he Yeah. was addicted to alcohol, right? And then again he used to get out of there. ऐसे मतलब. Got it. And I think he also mentioned once in one of the interviews that if he mentioned that अगर भगवान मुझे उठाने ले आ जाए तो उसके पहले बस मुझे
3-4 cigarettes a day smoke करने, 3-4 pegs मारने, and then I want to spend time with my family. Take one bet of trading and Correct. and then I will come up. ऐसे Then I will die a happy man. yeah. But I think a lot of insights, lot of interesting conversations. So इसमें मैं just पढ़ रहा था. So now as far as his current portfolio, so like it's mentioned here, so this is Mr. Rakesh Jhunjhunwala's portfolio as of December 2022. So Yeah. stocks like Titan, Star Health, Metro Brands, Tata Motors, Canara Bank, CRISIL, Fortis, Indian Hotels, NCC, Federal Bank, Aptech, like the Yeah. top 10 stocks. Even in Tata Motors, he has made good money. Yeah, got it. And one more last interesting thing which I wanted to highlight was this was very interesting. So you said that a lot of people used to say that he made a lot of money because of insider trading. And here there is mentioned that one of the promoters of small cap companies had come to him and asked him to manage the price. So it's mentioned here, like RJ said in one of the interviews, they will say the stock is at rupees 70. We shall give it to you at rupees 40. If you buy it, more people will follow you. This is how we'll take the prices upwards. Then you sell it. The kind of money such a scheme can make is humongous, but means are important. I would tell them I know the way to Arthur Road jail. Don't tell me how to reach there. That's true. So this was also, I think, Classic very RJ. interesting. But good fun. I think very interesting conversation. I got to know a lot about his life, his mentality. But anything else, or what is something that we did not discuss, or what is something that we missed out, which you think, should have been brought up in the conversation? Any of To go such first, point? or should I go first? You can go first. So something that I said in the start में जो मैंने इंटरव्यू के शुरुआत में कहा था कि ये बुक के माध्यम से हमें यही बोलना है कि आप भी करोड़पति बन सकते हो, है ना? मतलब ऐसा मत सोचो कि चलो मैं 10 लाख पे खुश हूँ या 20 लाख पे खुश हूँ, आप भी सोचो बड़ा, 50, 100, 200, 1000 करोड़, है ना? तो सबसे पहले बुक से तो यही इंस्पायर हो जाइए कि आप भी ऐसा कर सकते हो, माइनस द लेवरेज एंड द रिस्क, क्योंकि आपकी भी फैमिली है, आपको भी काफ़ी लोग का ध्यान रखना होगा, आई एम श्योर। तो सबसे पहले तो बहुत बड़ा बनने की एक ख्वाहिश रखी है मार्केट्स में। एंड दूसरा कैसा है कुशल की मुझे अभी भी याद है, मैं कोरा पे ब्लॉग्स लिखता था, ट्विटर पे ब्लॉग्स लिखता था, एंड सोचा था एक दिन खुद की किताब लिखने का अच्छा फॉर्चून मिलेगा, एंड 2022 में मुझे वो मिला, एंड वो भी मिस्टर राकेश झुंझुनवाला के ऊपर। मतलब वो एक ऐसे नाम है कि जब भी आप मार्केट में एंटर करते हो, तो मैंने मार्केट एंटर किया था 2012 में, तो मैंने मेरे फ्रेंड को पूछा था, ही वाज अ क्लासमेट दैट टाइम, मैं अपना BFM कर रहा था मणिपाल यूनिवर्सिटी से, तो मैंने उसको बोला कि मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, मेरा पॉकेट मनी जो घर से आता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उसने मुझे स्टॉक का नाम नहीं बताया, उसने मुझे राकेश झुंझुनवाला का नाम बताया। उसने मुझे बोला कि ये इंसान के बारे में आप पढ़ो, आप खुद समझ जाओगे। सो ऐसा उनका ऑरा था और अभी भी है, मैं तो बोलूँगा। सो ये जो लेजेंडरी पर्सन है राकेश झुंझुनवाला, ये हमें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, ख्यालों में रहेंगे। आई डोंट थिंक बहुत सालों तक कोई इनकी जगह ले पाएंगे। अभी भी हम उनके पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, अभी भी हम उनसे क्या सीख सकते हैं ये बात कर रहे हैं। सो आई मीन जस्ट वांटेड टू थैंक हिम कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि ये किताब के थ्रू हम उनके बारे में सिखा सकते हैं और लाखों करोड़ों लोगों को। एंड जस्ट थैंक यू, एंड थैंक यू टू यू कि आपने हमें बुलाया पॉडकास्ट। Thanks a ton, Kushal. No, anytime. Thank you so much to both of you for coming. बहुत मजा आया बात करके। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे जस्ट अभी आया। अगर आरजे अगर आज जिंदा होते तो व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन यू बोथ वुड हैव आस्क्ड हिम? नील, you first. The obvious one, which stock are you buying? Okay. आदित्य? Maybe I would have just asked him कि आपका माइंडसेट क्या था? मतलब आपने इतना लेवरेज लेके ट्रेड किया है, तो मतलब आप अपने इमोशंस कैसे मैनेज करते थे? आप ट्रेडर भी थे, इन्वेस्टर भी थे, तो आप वो इमोशंस कैसे मैनेज करते थे? बिकॉज आई थिंक वो काफी इंटरेस्टिंग आंसर होता है कि एक इंसान दोनों कभी नहीं कर सकता। Yeah, it's difficult to be both. हाँ, Correct. Very interesting. Cool guys. Thank you so much for doing this. बहुत मजा आया बात करके. थैंक यू। Likewise. Thanks a lot. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.